गॉड ऑफ इन्फिनिट रिलैम्स। अध्याय 31। मजा शुरू हो। जसीमे का विशेष धन्यवाद। उन्हें अपनी कक्षाओं के दौरान इसे पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने इस अध्याय और अगले अध्याय को पूरी तरह से प्रायोजित किया। समर्थन के लिए धन्यवाद 100। इसके बाद एक और अध्याय प्रकाशित होगा, फिर मुझे आखिरकार एक विराम यानी हाइबरनेशन मिलेगा। मुझे आशा है कि आप सभी इसका आनंद लेंगे। जोक्सोक्स। लिन हाय और ध्रुव बड़े मंच पर खड़े मेजबान की ओर बढ़ रहे थे। एक तरफ ऊंची बैठने की जगह वाले मंच पर लिन बादाओ, लिन जेन, लिन हाओरान और लिन कियान बैठे थे। वे सिर ऊंचा करके सीधे बैठे थे, मानो वे लिन परिवार के मालिक हों। जब कबीले के बुजुर्ग लिन जेन ने देखा कि लिन हाय और ध्रुव आ रहे हैं, तो वह खड़े हो गए और स्पष्ट ऊंची आवाज में कहा, आप आखिरकार आ गए हैं। हम इस प्रकार वार्षिक बैठक शुरू करने के लिए तैयार हैं। लिन हाय ने लिन जेन की आवाज सुनी तो वह रुक गया और उसे घूरने लगा। फिर सब लोग लिन हाय को देखकर दंग रह गए और सोचने लगे कि आखिर उसे क्या हो गया है। लिन हाय, क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? लिन जेन ने पूछा जब उसने देखा कि लिन हाय ने चलना बंद कर दिया था। लिन बादाओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लिन कबीले का वर्तमान प्रमुख कौन है? लिन हाय ने ठंडे स्वर में पूछा। लिन बादाओ स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने शांत होने का नाटक करते हुए जवाब दिया, आप। लिन हाय, बिल्कुल। तो फिर मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है, क्या लिन कबीले की वार्षिक बैठक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है? लिन हाय ने लिन जेन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, बिल्कुल है। हर साल हमारे कुल की वार्षिक बैठक साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। बहुत अच्छा, तो मेरा एक और सवाल है, उस बड़े आयोजन के प्रबंधन का प्रभार किसके पास है? लिन हाय के सारे सवाल सुनकर लिन जेन का चेहरा हताशा से भर गया। उसे साफ पता था कि इन सवालों का मतलब क्या है। कबीले का मुखिया प्रभारी है। चूंकि अब मुझे स्पष्ट समझ आ गया है कि सब कुछ कबीले के मुखिया लिन जेन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आप वहां क्या कर रहे हैं? मैं अभी भी हमारे लिन कबीले का मुखिया हूं, है ना? लिन हाय का स्वर बेहद कठोर था। लिन जेन और लिन बादाओ मिलकर लिन हे को पद छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। यह कोई राज नहीं था और इतने लंबे समय से चल रहा था कि लगभग सभी को इसके बारे में पता था। लिन जेन और भी ज्यादा गुस्ताख होता जा रहा था। आज तो उसने लिन हे के बैठने का इंतजार किए बिना ही कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा कर दी। हे अंकल, आप जरा देर से आए। आदरणीय बुजुर्ग तो बस वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। क्या उनका अपना कर्तव्य निभाना गलत है? अंकल को जरा भी समझ नहीं आ रही, लिन कियान ने तटस्थ स्वर में कहा। चुप रहो, लिन हाय चिल्लाया, जो अपना गुस्सा निकाल चुका था। तुमने परिवार के मुखिया की बात काटते हुए उसकी हिम्मत की। लिन बादाओ, अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। उसे अब तक कैसी घटिया शिक्षा मिली है? लिन कियान का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। उसने मन ही मन लिन हे का अपमान किया। उस आदमी को कबीले का मुखिया बने ज्यादा समय नहीं हुआ है और वह अभी से अपना आपा खोने लगा है। वह कम से कम आपके बेटे से तो ज्यादा ताकतवर है। उस घटिया बच्चे को ही तो पढ़ाना चाहिए। लिन बादाओ ने ध्रुव की आंखों में देखते हुए और ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लिन कबीले में सभी ने लिन कियान की उपलब्धियों की तारीफ की थी। लिन हाय उसका अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अपनी बातों पर ध्यान दो। मेरे संप्रदाय की नजर में लिन परिवार का एक बहुत छोटा कुलाध्यक्ष एक तुच्छ व्यक्ति है जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। हाओ यू संप्रदाय की एक लड़की ने, जो लिन कियान के बगल में खड़ी थी, ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उस लड़की ने शानदार वस्त्र पहने हुए थे। उसके चेहरे पर लिन कियान की तरह ही एक बहुत ही निर्दयी भाव था। वह हाओ यू संप्रदाय की एक कुलीन शिष्या थी। लिन कुल के बारे में उसकी राय कमजोर थी और वह उन्हें सम्मान देने के लायक नहीं समझती थी। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा यू हाओ संप्रदाय वाकई असाधारण है, फिर तुम लिन कबीले के सदस्यों के बराबर क्यों बैठे हो? ऐसा लगता है कि मेरे पिता, जो लिन कबीले के एकमात्र मुखिया थे, ने तुम्हें कभी हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित ही नहीं किया। तुम सचमुच बेशर्म इंसान लग रहे हो। मैं देख रहा हूं कि यू हाओ संप्रदाय असाधारण रूप से बेशर्म है। ध्रुव, जो अब तक चुप था, बोला। वह अब और सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने अपना मुंह खोलने का फैसला किया। बुद्धि के मामले में उसका मुकाबला कौन कर सकता था? उसे 2 जन्मों का अनुभव था। उस दुनिया में भाषा का गहरा अर्थ होता था। तुम, मतलबी लड़की के चेहरे का भाव अचानक बदल गया, लेकिन उसने तुरंत बाद ठंडी मुस्कान दी और कहा, यूनहाई संप्रदाय का कचरा भी अपना बड़ा मुंह खोलने की हिम्मत करता है। मैं कूड़ा हूं या नहीं, यह इस समय कोई समस्या नहीं है। कम से कम मुझमें सम्मान और ईमानदारी तो है, किसी खास व्यक्ति की तरह नहीं जो किसी के कुल में जाकर उसके कुल प्रमुख का अपमान करे। क्या हाओ यू संप्रदाय के सभी शिष्य ऐसे ही हैं? वाकई कितनी अद्भुत बात है। ध्रुव बहुत व्यंग्यात्मक था। सबके चेहरे तुरंत बदल गए। अरे जानवर, तूने हाओ यू संप्रदाय का अपमान करने की हिम्मत की है। लिन कबीले के एक बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा। वह गुस्से से भर गया। ये वाकई बहुत मजेदार है। वह लिन कबीले के बीच में है और आप सबके सामने खड़ी होकर लिन कबीले के मुखिया का अपमान करती है और तुरंत ही कोई उसका बचाव करने के लिए खड़ा हो जाता है। 7वें बुजुर्ग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लिन कबीले के सदस्य हैं या हाओ यू संप्रदाय के एक पीटे हुए कुत्ते? ध्रुव के शब्द तीखे और तीखे थे, मानो तलवार ने बुजुर्ग के अहंकार को गहराई तक छेद दिया हो। ध्रुव ने ये शब्द दृढ़ता से कहे थे और बुजुर्ग की ईमानदारी पर सवाल उठाया था।
मेरा बेटा सही कह रहा है। मैं भी तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सातवें बड़े, क्या तुम्हारा कुल नाम भी लिन है? लिन हाई ने ध्रुव के तर्क को जारी रखते हुए पूछा। लिन हाई उस पल भी बेहद हैरान था। उसके बेटे ने न सिर्फ साधना पथ पर बहुत प्रगति की थी, बल्कि उसकी वाणी भी अत्यंत वाक्पटु हो गई थी। ध्रुव के शब्द रक्त की तरह बहने लगे थे। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, तुम वाकई कबीले के मुखिया हो। वार्षिक बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, इसे टाला नहीं जा सकता, इसलिए कृपया आएं और लिन कबीले के मुखिया के तौर पर इसका प्रबंधन करें। लिन जेन ने कहा, जिसे लिन बादाओ का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने एक समझौता कर लिया था। दरअसल वे देखना चाहते थे कि लिन है और ध्रुव कब तक इतने आक्रामक रह सकते हैं। लिन हाई ने अपनी आस्तीनें पोंछी और फिर मंच पर चला गया और उनके बीच बैठ गया। तुम कब तक इतने घमंडी बने रहोगे? तुमने मेरे संप्रदाय के कुलीन शिष्यों का अपमान करने की हिम्मत की। लिन हाई, मैं चाहती हूँ कि तुम उस घटिया इंसान के हश्र पर ध्यान दो जिसे तुम बेटा कहती हो। लिन कियान ने मन ही मन सोचा। वार्षिक बैठक शुरू हो। लिन हाई ने कबीले के सदस्यों के बीच अभ्यास युद्धों के लिए बनाए गए मंचों की ओर देखा। लिन हाई 500 से ज्यादा लोगों का समूह था। उनमें से लगभग 18 कबीले की सबसे युवा पीढ़ी के युवा थे, लेकिन लगभग 70 युवा ऐसे भी थे जो लिन कबीले के भीतर प्रतिभा के स्वर्णिम युग से संबंधित थे। दुर्भाग्य से कबीले के कुछ सदस्य अप्रत्याशित थे और उसके बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। लिन हाई एक इकाई नहीं था और छोटे छोटे गुट अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अगर लिन हाई ने पद त्याग दिया होता तो यह एक भूल होती और कबीले में अराजकता फैल जाती। लिन हाई के मन में कड़वाहट थी। उसे लिन कबीले और उसके भविष्य को लेकर इतनी चिंताएं क्यों थीं? पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं किसी को भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ने दूंगा। लिन हाई ने सोचा, जो खुद को दोषी महसूस कर रहा था। उसे याद आया कि उसके पिता ने मृत्युशैया पर उससे क्या कहा था। दुर्भाग्य से वह उस पर अमल नहीं कर पाया था। वार्षिक बैठक वास्तव में लिन कबीले के सभी जूनियरों के लिए एक बड़ी परीक्षा थी कि वे कितनी प्रगति कर चुके हैं और लिन कबीले की भविष्य की संभावनाएं कैसी हैं। वार्षिक बैठक में जूनियर पीढ़ी की ताकत का परीक्षण करने के लिए कुछ लड़ाई भी हुई। कबीले के दूसरे बुजुर्ग ने लड़ाई के मंच पर जाकर स्पष्ट और ऊंची आवाज में कहा, वार्षिक बैठक का पहला दौर इस प्रकार होगा, ये सभी के लिए स्वतंत्र है, हर कोई लड़ाई के मंच पर आता है और बचे हुए अंतिम 32 सदस्य अगले दौर में जा सकते हैं। लिन कबीले के दूसरे बुजुर्ग मंच से नीचे उतर गए और लिन कबीले के सभी कनिष्ठ शिष्य लड़ाई के मंच पर चले गए। ध्रुव ने अपने पिता लिन हाई की ओर देखते हुए सिर हिलाया। वह भी मंच पर आ गया। मुझे नहीं पता कि लिन कियान शुरू से ही मुझ पर ध्यान केंद्रित करेगा या नहीं, ध्रुव ने सोचा, जो अपने आसपास के माहौल पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हुए मंच पर खड़ा था। 73 युवा शिष्य मंच पर आ चुके थे। सभी बेहद सतर्क थे, खासकर कमजोर शिष्य। वे दूसरों के लिए आसान निशाना थे ताकि वे जल्दी से संख्या कम कर सकें। लिन कियान अभी भी मंच पर अविचल खड़ी थी। कई अन्य शिष्य हार मानकर मंच छोड़ रहे थे। वे अपने से अधिक शक्तिशाली शिष्यों को उकसाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पहले दौर का लक्ष्य सबसे कमजोर शिष्यों को खत्म करना था। उस मंच पर शक्तिशाली शिष्य शायद ही कभी हमला करते थे, सिवाय इसके कि वे मुसीबत मोल लेना चाहते हो। लिन कियान निस्संदेह मंच पर सबसे शक्तिशाली शिष्यों में से एक थी। मंच पर मौजूद अधिकांश शिष्य उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जहां तक ध्रुव का सवाल था, उसने तुरंत गौर किया कि बहुत से लोग उसे घूर रहे थे। कई लोगों की आंखें ध्रुव को ऐसे देख रही थीं मानो वे लालच से सोने के ढेर को देख रहे हों। वे सब उसे आसान निशाना समझ रहे थे। मंच पर कुछ लड़ाइयां शुरू हो चुकी थीं। एक युवा कबीले का सदस्य भाला लिए ध्रुव की ओर दौड़ रहा था। उसके आसपास के सभी लोग उसे घेरने लगे। ध्रुव को साफ पता था कि वे उसके समय के लायक नहीं हैं। दफा हो जाओ, मंच से नीचे उतर जाओ। अगर तुम यहाँ रहे तो हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, लिन वू ने ऐसे भाव से कहा जिससे पता चलता था कि वह ध्रुव से कितना घृणा करता था। वह सातवें बड़े का बेटा था, जिसके साथ ध्रुव ने बहस की थी और उसे अपमानित किया था। लिन वू 6 महीने पहले जब वे आखिरी बार मिले थे, तब वह 7वें क्यूई स्तर पर था। अपने निरंतर प्रशिक्षण के साथ वह शायद 8वें क्यूई स्तर तक पहुंच ही गया था। उसकी ताकत लिन यू के समान थी। वह मेरा है, एक बर्फीली आवाज ने कहा, जिससे कबीले के कई सदस्यों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ध्रुव ने देखा कि लिन कियान लाल वस्त्र पहने पहले की तरह ही घमंडी लग रही थी। मेरे लिए तो सब एक जैसा है। लिन वू स्पष्ट रूप से लिन कियान से बहस नहीं करने वाला था और उसने उसके लिए रास्ता खोल दिया। लिन कियान ध्रुव के पास गई और बोली, चिंता मत करो, पहले राउंड में कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम अगले राउंड में सफलतापूर्वक आगे बढ़ोगे। अगर तुम इतनी जल्दी बाहर हो गए तो कोई मजा नहीं आएगा। ध्रुव ने स्तब्ध होकर कहा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिन कियान उसकी रक्षा करेगी और उसे इतनी जल्दी प्रतियोगिता से बाहर होने से बचाएगी। यह मजेदार था, लेकिन इतनी जल्दी हार न मानना, भला उसे इससे क्या ऐतराज हो सकता था। बेशक ध्रुव समझ गया था कि अगर लिन कियान उसकी रक्षा नहीं करती तो वह पहले ही राउंड में भारी मुकाबलों के कारण हार सकता था। हालांकि यून हाई संप्रदाय के जीवन या मृत्यु क्षेत्र में ध्रुव ने 9वीं क्यूई परत के एक साधक को एक ही वार में हरा दिया था। लिन कियान क्या कर रही है? वह उस कूड़े के ढेर की देखभाल और उसकी सुरक्षा क्यों कर रही है?
लिन जेन ने कहा, जो ध्रुव को खुद को बेवकूफ बनाते देखने के लिए तैयार था, लेकिन उसने लिन कियान को उसकी रक्षा करते देखा। वह खुद को लिन बादाओ से घटनाक्रम के बारे में पूछे बिना नहीं रह सका। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे घटिया इंसान को दूसरे राउंड तक पहुंचते देखना वाकई एक मजेदार मजाक है? वैसे दूसरे राउंड में कई छोटी छोटी लड़ाइयां होती हैं, हर किसी को कुछ बार लड़ना होता है। ऐसे में क्या तुम्हें लगता है कि जब दूसरे राउंड की कई लड़ाइयां होंगी, तब कोई घटिया इंसान बिना किसी नुकसान के वापस लौट पाएगा? हमें बस दूसरे राउंड का इंतजार करना होगा, वहीं से असली मजा शुरू होगा। हे, मैं इसके बारे में कैसे नहीं सोच सकता। ये वाकई एक मनोरंजक कार्यक्रम होगा। लिन जेन इस स्पष्टीकरण से बहुत खुश हुआ। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि दूसरे राउंड में ध्रुव एक ही वार में पूरी तरह से अपंग हो जाएगा। जसीने को विशेष धन्यवाद, वह आपकी सभी लितों का समर्थन कर रहे हैं। मैंने इस बात पर खास ध्यान दिया कि बात किसी क्लिफहैंग पर पहुंचे। हाँ, ये मेरी गलती नहीं थी। अगर किसी चीज को दोष देना है तो अपनी कमजोरी को दोष दो। अगर $20 और होते तो मैं पहले ही एक और अध्याय का अनुवाद कर देता। TL, यदि आप किसी चीज को दोष देना चाहते हैं तो अपनी स्वयं की शक्ति की कमी को दोष दें। मेरे पास जागते रहने के लिए राक्षसी ऊर्जा से भरा एक इव है। मैं उन 5 अध्यायों पर पूरे 10 घंटे काम कर रहा हूँ। अगर आप मेरे बीच के ब्रेक को भी शामिल करें, ठीक है। अगर हम ब्रेक शामिल नहीं करते हैं तो शायद 8/2 घंटे। हे, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रिलीज का दिन पसंद आया होगा। मेरा समर्थन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं संभवतः कल भी एक और गुलाम दिवस मनाऊंगा। कैरेट ज़ॉक्सो। आधे घंटे बाद सबसे कमजोर कबीले के सदस्यों को बाहर करने वाला पहला दौर आखिरकार समाप्त हो गया। केवल 32 कबीले के सदस्य ही मंच पर बचे थे। जो बाहर हुए थे वे ज्यादातर 5वीं या 6ठी क्यूई परत पर थे और कबीले के प्रतिभाशाली शिष्यों की तुलना में ज्यादा मजबूत नहीं थे। कुछ कबीले के सदस्य ऐसे भी थे जो 7वीं क्यूई परत तक पहुंच चुके थे, लेकिन मुकाबलों के दौरान उनकी किस्मत साथ नहीं दे पाए और वे बाहर हो गए। कुछ अन्य पर कई विरोधियों ने हमला किया था और उन्हें उनकी संख्या का इस्तेमाल करके मंच से बाहर कर दिया गया था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पहले दौर के दौरान एक भी उंगली नहीं हिलाई थी। लिन कियान के साथ साथ उनके बड़े भाई लिन हॉन्ग, लिन वू, लिन यू और ध्रुव। हे, वह लड़का वाकई बहुत भाग्यशाली है। लिन कियान ने आश्चर्यजनक रूप से उसे अगले दौर में आगे बढ़ने में मदद की। मुझे आश्चर्य है कि लिन कियान ने उसे दूसरे दौर तक पहुंचने में मदद क्यों की। ध्रुव पर तरह तरह की टिप्पणियां हो रही थीं। बेशक ये टिप्पणियां जो इस बारे में थी कि वह दूसरे राउंड में क्यों पहुंच पाया, गलत थी। वह स्टेज के बाहर सभी शिष्यों से आसानी से निपट सकता था और बदकिस्मती से ही बाहर हो जाता। दूसरे दौर की प्रतियोगिता में 8 लड़ाकों के 4 समूह थे। सभी को अपनी बारी का इंतजार करना था। एक समूह के हर लड़ाके को अपने समूह के साथ अन्य लड़ाकों से लड़ना था। एक समूह के 2 सर्वश्रेष्ठ लड़ाके तीसरे दौर में जा सकते थे। सबसे पहले समूहों का गठन किया जाना था और फिर दूसरे एल्डर द्वारा उनकी घोषणा की जानी थी। लिन कियान को पहले समूह में रखा गया। ध्रुव, लिन यान, लिन ताओ, लिन यू, लिन रैम, लिन ली, लिन कैचू, लिन यू, आप सभी चौथे समूह में हैं। जब उन्होंने चौथे समूह के लोगों के नाम सुने तो तीसरे बुजुर्ग हंसे। सभी सबसे कमजोर लोग चौथे समूह में हैं। लिन यू की ताकत को देखते हुए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिन यू को चौथे समूह में बाकी सभी पर हावी होना चाहिए। लिन बा दाओ ने विनम्रता से कहा। हाँ, बिल्कुल। अगर लिन यू को लिन कियान से लड़ना पड़ा तो वह हार मानने की पहल करेगा। तीसरे बुजुर्ग ने कहा, जो लिन बा दाओ की बातों से सहमत था। क्या आप जानते हैं कि चौथे समूह में ध्रुव का क्या पद होगा? तीसरे बुजुर्ग ने अनजाने में लिन हाई को देखते हुए फुसफुसाया। दूसरे दौर के विशाल युद्ध मंच को 4 अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया था। बड़े मंच को 4 छोटे चरणों में विभाजित करने से सभी प्रतिभागियों के लिए एक ही समय में युद्ध में शामिल होने और अगले दौर में एक साथ आगे बढ़ने का एक तरीका मिल गया। पहला समूह लिन कियान बनाम लिन हान, दूसरा समूह लिन हॉन्ग बनाम लिन ले, तीसरा समूह लिन वू बनाम लिन जियाओ, चौथा समूह ध्रुव बनाम लिन यान। भीड़ में मौजूद लोगों की आंखों में लालसा थी जब उन्होंने सुना कि पहले समूह में पहली लड़ाई कौन लड़ रहा है। सबका ध्यान बस उस मंच पर था। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरे बुजुर्ग ने स्वेच्छा से इस लड़ाई का आयोजन किया हो। पहले समूह के सभी लड़ाके काफी प्रसिद्ध थे। लिन कियान और उसके भाई लिन होन के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता था। लिन वू भी युवा पीढ़ी के शिष्यों के बीच एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। हालांकि ध्रुव कमजोर थे, फिर भी भीड़ में सभी जानते थे कि वे कौन है। यही वजह थी कि ध्रुव को चुना गया, लिन यू को नहीं। 8 योद्धा बड़े मंच पर अपने अपने क्षेत्रों में थे। जिन योद्धाओं ने भीड़ का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वे थे लिन कियान और ध्रुव। वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि लिन कियान कितना शक्तिशाली है। वे ये भी देखने के लिए उत्सुक थे कि लिन कबीले के कूड़ेदान ध्रुव ने किस क्यू स्तर तक पहुंच बनाई है। मैं हार मानता हूं, पहले समूह के लिन हान ने साफ साफ कहा, जिससे भीड़ में बहुत से लोग निराश हो गए। फिर भी उनमें से कई लोग लिन हान को समझ पाए। सच कहूं तो किसमें इतनी हिम्मत होगी कि लिन कियान से जाकर लड़ सके। पहला समूह लिन कियान जीतता है, दूसरे बुजुर्ग ने घोषणा की। चूंकि पहले समूह की पहली लड़ाई नहीं हुई थी, इसलिए सभी का ध्यान चौथे समूह की लड़ाई पर केंद्रित हो गया। ध्रुव बनाम लिन यान।
मैं खुद को और अपनी तलवार को उसके खिलाफ लड़ते हुए अपमानित नहीं करना चाहता, मैं हार मानता हूँ। लिन यान, जो 7वें क्यू स्तर पर पहुंच चुका था और जिसके पास तलवार की आत्मा थी, ने कहा। भीड़ ने देखा कि लिन यान, जो 7वें क्यू स्तर पर पहुंच चुका था, अपने प्रतिद्वंद्वी को बहुत घमंडी नजरों से देख रहा था। चौथा ग्रुप, लिन यान जीतता है। दूसरे बुजुर्ग ने चौथे समूह की लड़ाई का परिणाम घोषित किया। क्या ध्रुव दंग रह गया? लिन यान ने हार मानकर जीत हासिल कर ली। लेकिन लिन यान को ऐसा लग रहा था कि यह ठीक वैसा ही है जैसा होना चाहिए और वह मैदान से शांत और अविचलित होकर बाहर आ गया। तुम अभी भी मंच पर क्यों हो? दूसरे एल्डर ने ध्रुव से पूछा, जो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। क्या मैंने हार मान ली है? ध्रुव ने पूछा। दूसरे बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाईं। वह आदमी सचमुच अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर सकता था। उसे सीधे खत्म करना उसकी मदद करने का एक तरीका था, न कि खुद को बेवकूफ बनाने का। हार मानना न मानना सब एक ही बात है। जल्दी करो और युद्ध के मैदान से नीचे उतरो। चूंकि मैंने हार नहीं मानी है, तो आपको लिन यान को विजेता घोषित करने का क्या अधिकार है? ध्रुव ने दूसरे बुजुर्ग की बात को अनसुना करते हुए पूछा। मैं दूसरा एल्डर हूं और मैं वार्षिक सभा का नेतृत्व करने वालों में से एक हूं। हे, ऐसा लगता है कि कोई भी मुझे कुल के मुखिया को महत्व नहीं दे रहा है, लिन हाई ने शांति से कहा। वह अपने गुस्से को काबू में रखते हुए शांत रहा। दूसरे बुजुर्ग, यहाँ मौजूद हर लिन कुल के सदस्य की मौजूदगी में आप लिन यान की जीत की तुरंत घोषणा करके वार्षिक बैठक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको ऐसा करने का अधिकार कैसे मिला? कुल प्रमुख, उस लड़ाई की जरूरत नहीं है, हम सब पहले से ही परिणाम जानते हैं। मैं आपकी मदद कर रहा हूं कि आप ऐसा करके अपनी इज्जत न गंवाएं। इसे दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बदनाम होने से बचाने में मेरी मदद कर रहे हो। तुम जानबूझकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम नीचे आ सकते हो। छठे एल्डर अब लड़ाई का नेतृत्व करने के प्रभारी हैं। मैं सहमत नहीं हूँ, लिन बा दाओ ने कहा। मैं भी सहमत नहीं हूँ, दूसरे बुजुर्ग की स्थिति उचित है, लिन हाओ रान और लिन जेन ने एक साथ कहा। क्या आप मुझे मजबूर करने का इरादा रखते हैं? लिन हाई ने उन सभी की ओर देखते हुए कहा, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो सीधे तौर पर लिन परिवार से खून के रिश्ते में नहीं थे। तो क्या हुआ अगर मैं इसे इस तरह करना चाहता हूँ? लिन हाई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। कुल प्रमुख, दूसरे बुजुर्ग ने कोई गलती नहीं की है। आपको वार्षिक बैठक के आयोजक के रूप में उनके अधिकार से उन्हें वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप अपनी मर्जी से काम करने पर अड़े हैं, तो आप सार्वजनिक पद का इस्तेमाल निजी गलतियों का बदला लेने के लिए कर रहे हैं। आप कुल प्रमुख के रूप में अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके लिन कुल के सभी सदस्यों को डरा रहे हैं, लिन हाओ रैन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। लिन हाई ने ठंडी मुस्कान के साथ धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है तुम लोग क्या करना चाहते हो। तुम बस बहाने ढूंढ रहे हो, इसलिए मैं भी बहाने ढूंढ रहा हूँ। जिन लोगों की ओर लिन हाई इशारा कर रहा था, वे भ्रमित होने का नाटक कर रहे थे, जैसे कि उन्हें पता ही नहीं था कि लिन हाई का क्या मतलब था। उन्होंने तभी लिन हाई को पलटते और लिन कबीले के सदस्यों की भीड़ को संबोधित करते देखा। मेरा बेटा ध्रुव और लिन यान लड़ेंगे। ध्रुव ने हार नहीं मानी है। उनमें से किसी ने भी अभी तक हार नहीं मानी है। लिन यान को विजेता घोषित करके मुझे लगता है कि यह साबित करता है कि वह लिन कबीले की परंपराओं का तिरस्कार करता है। इसके अलावा यहाँ कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं निजी दुश्मनों से बदला लेने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा हूँ, इसलिए मैं अब आप सभी को स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। अगर ध्रुव सचमुच हार जाता है, तो ये साबित हो जाएगा कि मैं गलत था और मैं कबीले प्रमुख के अपने पद से त्यागपत्र दे दूंगा। लिन हाई की बातें सुनते ही भीड़ में कोलाहल मच गया। ध्रुव 3 महीने पहले सिर्फ छठी क्यूई परत पर था। शायद उस समय वह सिर्फ 7वीं क्यूई परत पर ही था। वह लिन यान से कैसे लड़ सकता था? क्या अपने बेटे के साथ इतनी लापरवाही करके वह दूसरों को मौका नहीं दे रहा था? लिन बा दाओ की आंखें खुशी से चमक रही थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन हाई भीड़ से ये बातें कहेगा। क्या ये कबीले के मुखिया का पद संभालने का एक और बहाना ढूंढने जैसा नहीं था? लेकिन अगर ध्रुव जीत गया, तो ये साबित हो जाएगा कि दूसरा बुजुर्ग सचमुच लिन कबीले की परंपराओं का तिरस्कार करता है और मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। लिन हाई का स्वर धीरे धीरे काफी ठंडा हो गया। सभी को हवा में ठंडक महसूस होने लगी थी। लिन हाई कबीले के मुखिया के रूप में अपनी स्थिति दांव पर लगाकर जुआ खेल रहा था। मैं सहमत हूँ, लिन बा दाओ ने तुरंत कहा। उसके चेहरे पर शांति थी। ध्रुव लिन यान से कैसे जीतेगा? मैं भी सहमत हूँ, लिन जेन ने कहा। ठीक है, आप क्या कहते हैं दूसरे बड़े? लिन हाई ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। दूसरा बुजुर्ग मन ही मन उसे अपमानित कर रहा था। अगर ध्रुव जीत भी जाता, तो भी उसका लिन बा दाओ और लिन जेन के बीच चल रहे विवादों से कोई लेना देना नहीं था। ये दोनों बदमाश जाहिर तौर पर इसलिए सहमत हुए थे क्योंकि वे लिन हे को हटाने का मौका नहीं गंवाना चाहते थे। इस फैसले से दूसरे बुजुर्ग को बस यही लगा कि उन्होंने उसकी स्थिति पर विचार ही नहीं किया। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं सहमत हूँ। कितनी शर्म की बात है। लिन हाओ रान धीमी आवाज में गालियां दे रहा था। ध्रुव अपने बेटे लिन हेन की साधना को कमजोर करने में कामयाब हो गया था। ध्रुव कम से कम 8वीं क्यूई परत पर था। लिन यान निस्संदेह हार जाएगा। वह उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहता था, लेकिन लिन बा दाओ और लिन जेन ने बहुत जल्दी जवाब दे दिया था।
इस समय उसे दूसरे बड़े की तरह ही बुरा लग रहा था। लिन यान, युद्ध के मैदान में उतरो, जाओ और ध्रुव से लड़ो। दूसरे बुजुर्ग ने लिनहे की ओर देखते हुए ठंडे और उदासीन भाव से कहा। लिनहे को कुल प्रमुख का अपना पद छोड़ना पड़ा। लिन यान युद्ध के मंच पर वापस आ गया। ध्रुव पर व्यंग्य करते हुए उसने कहा, इस बेकार चीज की भी इज्जत चली जाएगी। ऊपर से तुम अपने पिता को इस स्थिति में शामिल कर रहे हो। हालांकि मैं, लिन यान, इस बात में भूमिका निभाऊंगा कि कबीले का नया मुखिया कौन बनेगा, बुरा नहीं। यदि आप अपनी तलवार का उपयोग उसी तरह करते हैं जैसे आप अपने शब्दों का उपयोग करते हैं, तो मैं आपको पीछे हटने की सलाह दूंगा। मर जाओ, लिन यान ने अपनी तलवार निकालते हुए और खुद को ध्रुव की ओर फेंकते हुए कहा। छाया तलवार, चले जाओ, ध्रुव ने बिना आवाज उठाए शांति से कहा। वह एक तरफ कूद गया। लिन यान की तलवार की क्यू तुरंत गायब हो गई। उसके तुरंत बाद लिन यान की तलवार से बने गैप में एक मुट्ठी उभरी और सीधे उसकी छाती पर लगी, जिससे वह हवा में उड़कर मंच से नीचे गिर गया। उसकी लंबी तलवार मंच पर गिर पड़ी। लिन यान नीचे जमीन पर पड़ा था और जो कुछ हुआ था उससे पूरी तरह उलझन में था। वह हार गया था। वह कैसे हार गया था? तुम्हारी तलवार, तुम्हारी गति, तुम्हारी सटीकता, तुम्हारी प्रतिक्रिया की गति। युद्ध में तुम्हारा जरा भी कौशल नहीं है। तुम्हारी युद्ध शैली खामियों से भरी है। तुम अपनी तलवार और लिन कबीले के नाम दोनों के लिए अपमानजनक और कलंक हो। तुम एक बेकार चीज हो। ध्रुव ने लिन यान की तलवार पर लात मारी और उसे लिन यान की ओर उड़ा दिया। लिन यान न सिर्फ बेहद उलझन में था, बल्कि पूरी भीड़ भी जो कुछ हुआ था उसे देखकर अवाक थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा 3 महीने पहले हुआ था जब ध्रुव ने लिन युन को हराया था। ध्रुव को बस एक ही वार की जरूरत थी। वह बहुत शांत दिख रहा था और उसे लग रहा था कि यह उसकी बेहद आसान जीत होगी। सब लोग ध्रुव को देख रहे थे। ध्रुव उस समय आत्मविश्वास से भरपूर और थोड़ा घमंडी भी था। वह कचरा इतना बदल गया था कि 7वें क्यू स्तर पर मौजूद लिन यान को एक ही वार में हरा सकता था। ये कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे बुजुर्ग ने पूछा, जिसका शरीर भय से कांप रहा था। उसे लगा जैसे एक बर्फीली सी चमक उसे सिर से पैर तक जकड़ रही है। कबीले का मुखिया लिन हाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में हत्या के इरादे भरे हुए थे। इस प्रायोजित अध्याय के लिए जसीमे और रेंडलो का विशेष धन्यवाद। मैंने अब शेष अध्याय काउंटर जोड़ दिया है। इससे आप में से उन लोगों के लिए यह आसान हो जाएगा जो गणित में कमजोर हैं। पेन जब भी मेरे पास समय होगा ये पूरे हफ्ते में बेतरतीब ढंग से जारी किए जाएंगे। अगर हम सप्ताहांत तक काउंटर खाली नहीं कर पाते हैं तो मैं सप्ताहांत में एक बड़ा रिलीज करूंगा। मैंने आज 4 अध्यायों का अनुवाद किया है। कल सुबह मुझे काम है, इसलिए मैं अपनी संपादन गति के आधार पर शायद केवल 3 ही प्रकाशित कर पाऊंगा। और जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपको आज 5-7 प्रायोजित अध्याय मिलेंगे, क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? हा। मुझे आशा है आप सभी इसका आनंद लेंगे। ज़ोक्सो, तुम क्या चाहते हो? दूसरे बुजुर्ग ने पूछा, जिसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि वह लिन हाई को आते देख रहा था। ध्रुव के प्रदर्शन से भीड़ दंग रह गई थी। उस समय भीड़ ने देखा ही था कि लिन हाई पहले से ही युद्ध के मंच पर था और दूसरे बुजुर्ग की ओर बढ़ रहा था। मुझे क्या चाहिए? तुम हमारी कुछ देर पहले की बात तो नहीं भूली हो, है ना? लिन हाई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। भाई कृपया सुनिए, दूसरे बड़े। नहीं, लिन ये आखिरकार हमारे कबीले का सदस्य है। उसने हमेशा कड़ी मेहनत की है और कबीले के लिए बहुमूल्य सेवा की है। कृपया इस बार उसे माफ कर दीजिए। लिन बा दाओ ने जोर से कहा और जल्दी से लिनहे का रास्ता रोकने की कोशिश की। उसे माफ कर दो, लिन बा दाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बेतुके हो? अभी कुछ देर पहले तुम सब ने मेरे बेटे का फायदा उठाया था और तुम बिल्कुल बेपरवाह थे। क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि मैं, लिन हाई, कबीले का मुखिया होने के नाते, लिन कबीले के लिए कितना कुछ कर पाया हूँ? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम सबके सामने अपने वादे से मुकर जाना चाहते हो और कबीले के युवा सदस्यों पर इस तरह का प्रभाव छोड़ना चाहते हो? लिन हाई की फटकार बेहद सख्त थी, जिससे लिन बा दाओ को कुछ भी कहने में शर्मिंदगी महसूस हुई। पूरी घटना अपने आप में सब कुछ बयान कर रही थी। वह अपनी बात से पलटना चाहता था, लेकिन उसके पास अपने किए को सही ठहराने के लिए कोई तर्क नहीं था। अगर वह अब अपनी बात से पलट गया तो उसकी साख गिर जाएगी। अब मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं घोषणा करना चाहता हूं कि दूसरे बड़े, लिन ये, अब अपने कार्यों के प्रभारी नहीं है। इसके अलावा मैं उन्हें सबक सिखाने वाला हूं। लिन बा दाओ के पास से गुजरते हुए लिन हाई ने कहा। अगर आपको लगता है कि चीजें इतनी आसानी से हो जाएंगी तो आप मुझे कम आंक रहे हैं। लिन ये ने जल्दी से भागने के लिए मुड़ते हुए कहा। फुश फुश। लिन हाई ने अपनी दोनों आस्तीनें हल्के से हिलाई, जिससे वातावरण जोर से कंपन करने लगा और बर्फ जैसा ठंडा हो गया। इसके बाद लिन ये की कराह सुनाई दी। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ गया था और वह अब 1 इंच भी हिल नहीं सकता था। उसकी हड्डियां ठंडी और छूने पर नाजुक थीं। उसका पूरा शरीर बर्फ की एक परत से ढका हुआ था और उसकी त्वचा ठंड से जल रही थी। बूम! उसके शरीर पर जमी बर्फ टूटकर एक भयानक झटका लगा। लिन ये का पूरा शरीर अभी भी जम रहा था और बर्फ उसके शरीर में गहराई तक धंस रही थी। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था, लेकिन ये गर्माहट बस कुछ पल ही रही। उसके बाद वह खून जम गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, खुद को संभाल नहीं पा रहा था।
उसका शरीर मानो सिकुड़ गया हो, वह एक गेंद की तरह सिकुड़कर जमीन पर लुढ़क गया। वह पूरी तरह से कांप रहा था और बस खुद को जितना हो सके गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। बस उसकी शरारती आंखें अभी भी लिनहे को घूर रही थीं। हर हरकत के साथ उसकी त्वचा की जमी हुई परतें टूट रही थीं और असहनीय दर्द हो रहा था। लिन ये कोई कमजोर साधक नहीं था। उसे कबीले के ज्यादातर सदस्य इतनी आसानी से हरा नहीं सकते थे, लेकिन उसने लिनहे से लड़ने की हिम्मत नहीं की। लिनहे एक अटल पर्वत की तरह था। वो ये नहीं बता पा रहा था कि लिनहे कितना ताकतवर है, लेकिन उससे लड़ना मौत को दावत देने के बराबर था। कई लोग मूर्ति की तरह ये दृश्य देख रहे थे, सदमे से मुंह खोले हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिनहाई इतना शक्तिशाली होगा और अपनी शक्तियों का क्रूर तरीके से इस्तेमाल भी करेगा। ये स्पष्ट था कि लिनये ने कबीले के मुखिया को क्रोधित कर दिया था और उसे इसकी सजा मिल रही थी। यह एक स्पष्ट चेतावनी भी थी, ये दिखाकर कि वह कबीले के एक बुजुर्ग के साथ कितनी आसानी से निपट सकता है। वह उन लोगों को चेतावनी दे रहा था जो उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे कि वे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आखिरकार दूसरा बुजुर्ग लिन बा दाओ का सहायक था। अब वार्षिक बैठक जारी रखते हैं। मैं छठे एल्डर को वहां से कार्यभार संभालने का काम सौंपता हूं जहां लिन ये असफल रही थी। अगर तुम कबीले के नियमों का पालन नहीं कर सकते या मना करना चाहते हो तो मुझे अभी बता दो। लिन हाई ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए कहा, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली लग रहा था। ध्रुव अपने पिता को प्रशंसा से देख रहा था। वह कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। उसके पिता बहुत ताकतवर थे और इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही सम्मान के हकदार होते हैं। लिन हाई आमतौर पर अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन नहीं करता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह काफी ताकतवर नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे बेवजह ताकत का प्रदर्शन पसंद नहीं था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह सवाल उठाए कि लिन हाई ने कबीले के एक बुजुर्ग के साथ क्या किया था। हालांकि लिन बा दाओ और लिन जेन गुस्से में थे, फिर भी उन्हें अपना गुस्सा काबू में रखना पड़ा और चुप रहना पड़ा। लड़ाई जारी रही। ध्रुव चौथे समूह में सबसे शक्तिशाली था। केवल लिन यू 8वें क्यूई स्तर पर था, बाकी सभी 7वें क्यूई स्तर पर थे। 6 लड़ाइयों के बाद कोई भी उस कूड़े के टुकड़े ध्रुव का एक भी वार झेल नहीं पाया था। चौथे समूह में लड़ने के लिए केवल लिन यू और ध्रुव ही बचे थे। जहां तक दूसरे समूहों का सवाल है, पहले समूह में लिन कियान ने एक भी लड़ाई नहीं लड़ी थी। उसके सभी विरोधियों ने लड़ने की कोशिश करने से पहले ही हार मान ली थी। दूसरे और तीसरे समूह में लिन होंग और लिन वू दोनों ही अपराजित थे। उन्होंने उम्मीद के मुताबिक अपनी सभी लड़ाइयां जीती थीं। एक और शिष्य था जो सबसे अलग था और उसका नाम लिनहेन था। किसी ने भी उसके इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि पहले उसकी ताकत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने अपनी सभी लड़ाइयां जीत ली थीं, लेकिन दुर्भाग्य से उसे अगली लड़ाई लिन वू से लड़नी थी। कई कबीले सदस्यों ने सोचा कि उसे नीचा दिखाना एक अच्छा अनुभव होगा। आखिरकार रैंकिंग तय हो ही गई थी और जल्द ही तीसरा दौर शुरू होने वाला था। तीसरे और चौथे ग्रुप की आखिरी लड़ाइयां चल रही थीं। हालांकि शीर्ष 8 कबीले सदस्यों का फैसला पहले ही हो चुका था। तीसरा समूह लिन वू बनाम लिनहैन, चौथा समूह ध्रुव बनाम लिन यू। छठे बुजुर्ग ने घोषणा की। सभी लोग फिर से बहुत उत्सुक दिखे। ये चारों साधक अपने पिछले मुकाबलों में अपराजित थे। वे देखना चाहते थे कि लिनहैन लिन वू के सामने कितनी देर टिक पाएगा। अधिकांश दर्शक ये देखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि क्या ध्रुव लिन यू को हरा पाएगा, जो पहले ही 8वीं क्यूई परत तक पहुंच चुका था। आगामी मुकाबलों के लिए भीड़ जयकारे लगा रही थी। लिनहैन लिन वू से लड़ रहा था, जो लिन कबीले के सबसे अच्छे जूनियर साधकों में से एक था। ये देखने लायक एक शानदार मुकाबला होगा। वे ध्रुव से हैरान थे, लेकिन उन्हें उससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह पहले सिर्फ 6ठी क्यूई परत पर था। वह ज्यादा से ज्यादा 7वीं क्यूई परत तक ही पहुंच पाया होगा या शायद 8वीं क्यूई परत तक ही पहुंच पाया होगा। लिन यू के खिलाफ, जो पहले से ही 8वीं क्यूई परत के शिखर पर था, वह कैसे जीत सकता था। कबीले के कई सदस्यों को अभी भी ध्रुव के बेकार और कूड़े के टुकड़े होने के पिछले जुड़ाव को मिटाने में परेशानी हो रही थी। इसलिए कई लोगों ने मान लिया कि वह अपनी अगली लड़ाई में हार मान लेगा। चारों साधक अखाड़े में उतरे। लिनहेन बिल्कुल सीधे थे। उन्होंने सम्मान में अपने हाथ छाती के सामने रखे और कहा, हम पहले ही तीसरे दौर के लिए योग्य हो चुके हैं। अब हमें दूसरे कबीले के सदस्यों के साथ अनावश्यक लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। भले ही हम अगले दौर के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। मैं लिन वू हमेशा एक मुकाबले का स्वागत करता हूं। मैं सबको दिखाना चाहता हूं कि हमारे ग्रुप में सबसे मजबूत कौन है। लिन वू ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। मैं आत्मसमर्पण करती हूँ, लिनहेन ने मुस्कुराते हुए कहा और लिन वू की लड़ने की इच्छा को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। लिन वू जीत गया। छठे बुजुर्ग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। यह उसका बेटा था जिसने अभी अभी हार मान ली थी। काय, लिन वू ने लिनहेन का अपमान करते हुए कहा, फिर मुड़कर चला गया। मंच पर सिर्फ ध्रुव और लिन यू ही बचे थे। हे आखिरकार लिन यू उस घटिया इंसान से लड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि लिन यू उसे अच्छा सबक सिखा पाएगा, लिन बा दाओ ने ठंडे स्वर में कहा। उसने सोचा था कि ध्रुव दूसरे राउंड में ही अपन हो जाएगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि ध्रुव इतने कम समय में इतना ताकतवर हो गया है। वह अब कमजोर नहीं रहा, जैसा कि कई लोग सोच रहे थे। चौथे ग्रुप में अब तक उसने एक भी मुकाबला नहीं हारा था और एक भी वार से ज्यादा नहीं किया था।
चिंता मत करो, लिन यू लिन कबीले का सच्चा सदस्य है, वह उस घटिया बच्चे को जरूर दिखाएगा कि ताकतवर होने का क्या मतलब होता है। तीसरे बुजुर्ग ने आत्मविश्वास से कहा। उन्हें अपने बेटे की क्षमताओं और कौशल पर पूरा भरोसा था। वार्षिक बैठक के अंत में लिन यू के लिए शीर्ष 3 में जगह बनाना मुश्किल होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा युवा पीढ़ी में शीर्ष 5 में जगह बनाएगा। चलो शो देखते हैं और इसका आनंद लेते हैं, लिन बा दाओ ने सिर हिलाते हुए कहा। लिन यू का आत्मविश्वास गायब हो गया था, लेकिन उसने फिर भी अपना दिमाग शांत रखने की कोशिश की। वह उस पल को नहीं भूल पा रहा था जब ध्रुव ने उसे थप्पड़ मारा था। उसे ध्रुव से बेहद नफरत थी, लेकिन साथ ही वह उस राक्षस से भी डर रहा था जो उसके सामने खड़ा था। वह कूड़ा करकट, जो कबीले का युवा स्वामी भी था, एक रहस्यमयी जानवर में बदल गया था। गूसोन कमजोर नहीं था, बल्कि ध्रुव ने उसे घायल करके खिड़की से बाहर फेंक दिया था। लिन यान अपनी तलवार का इस्तेमाल बड़ी कुशलता से करता था, लेकिन जब वह ध्रुव से लड़ता था तो उसकी तलवार किसी बच्चे के हाथ में खिलौने जैसी लगती थी। लिन यू में ध्रुव को हराने का जरा भी आत्मविश्वास नहीं था। वह पूरे दर्शकों की नजरों से पैदा हुए दबाव को महसूस कर सकता था। लिन यू उस जबरदस्त दबाव से घबरा गया। वह सचमुच दोराहे पर फंस गया था। हर कोई इंतजार कर रहा था कि वह ध्रुव को सबक सिखाए, उसके अपने पिता भी, लेकिन क्या उसके पास ऐसा करने की ताकत थी? चूंकि हम पहले ही अगले दौर के लिए योग्य हो चुके हैं, तो क्या हमें वास्तव में लड़ने की जरूरत है? लिन यू ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। ध्रुव के चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी और वह लिन यू को घूरता रहा, फिर भी चुप रहा। कमीने, लिन यू ने सोचा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं हार मानता हूँ। हो। तीसरे बुजुर्ग के साथ साथ भीड़ भी लिन यू की बात सुनकर दंग रह गई। क्या उसने हार मान ली? उस समय जब हर कोई ध्रुव को सबक सिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, लिन यू ने आश्चर्यजनक रूप से लिनहेन की तरह ही काम किया और युद्ध न करने का फैसला किया। क्या हो रहा है? लिन बा दाओ ने बेहद हैरान होकर पूछा। शायद लिन यू उसे फाइनल के दौरान अपमानित करना चाहता है। तीसरे बुजुर्ग ने अपनी ही बातों पर यकीन किए बिना अनुमान लगाया। दूसरा राउंड खत्म हुआ। शीर्ष कबीले के सदस्य थे लिन कियान, लिन होन, ध्रुव, लिन यू, लिन वू, लिन हैन, लिन यंग और लिन ली। तीसरा राउंड भी फाइनल था। इसमें आमने सामने की टक्कर थी। लिन यंग और लिन ली हसरत भरी निगाहों से ध्रुव को घूर रहे थे। वे ध्रुव के खिलाफ लड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें ध्रुव से कोई शिकायत नहीं थी, वे तो बस शीर्ष 4 में जगह पक्की करना चाहते थे। पहली लड़ाई, लिन कियान बनाम लिन यंग। छठे बुजुर्ग ने कहा। लिन यंग का चेहरा एक पल में ही सफेद पड़ गया। यह उसकी सबसे बदकिस्मती थी। उसे कबीले के सभी युवा सदस्यों में सबसे ताकतवर से लड़ने का काम सौंपा गया था। लिन कियान, भले ही मैं शायद तुम्हें एक बार भी छू न पाऊं, फिर भी मैं लड़ना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे दिखा सकोगी कि हमारे बीच कितनी दूरी है। उसके पास लिन कियान से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह उसकी आखिरी लड़ाई थी। सबको पता था कि वह हारेगी जरूर, लेकिन वह अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ेगी। मैं करूंगी, लिन कियान ने ठंडे और उदासीन भाव से उत्तर दिया, इस हद तक कि वह कुछ हद तक घमंडी भी लग रही थी। चलो शुरू करते हैं। लिन यंग लिन कियान की ओर बढ़ते हुए चिल्लाए। उसने अपनी हिम्मत भी नहीं छोड़ी। वह वैसे भी हारने वाली थी, लेकिन ये लिन कबीले की शान का सवाल था। वह बस ये देखना चाहती थी कि लिन कियान कितनी ताकतवर है, ताकि वह एक दिन उसकी तरह ताकतवर बनने का लक्ष्य रख सके। बर्फ, लिन कियान चिल्लाए। लिन यंग का हाथ अभी तक लिन कियान को छू भी नहीं पाया था, लेकिन उसका हाथ पहले से ही बहुत भारी लग रहा था, मानो उसका वजन 1000 जिन हो और उसकी गति बहुत कम हो गई थी। एक पल में लिन कियान का छोटा हाथ पहले से ही लिन यंग पर था, जिसका शरीर पहले से ही बर्फ की परत से ढका हुआ था। तुम हार गई। लिन कियान ने उसका हाथ हिलाया और लिन यंग तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। लिन यंग ठंड से जमीन पर कांप रही थी। वह कुछ देर पहले दूसरे बुजुर्ग जैसी ही दिख रही थी, लेकिन उतनी दयनीय नहीं। कितना शक्तिशाली! तो लिन क्यू इस स्तर का एक साधक क्या क्या करने में सक्षम है। कितनी शक्ति! अच्छा हुआ कि मुझे लिन कियान से नहीं लड़ना पड़ा। दूसरे लोग जो खुद को भाग्यशाली मानते थे, उन्होंने कहा कि उन्हें लिन कियान से नहीं लड़ना पड़ा। पहली लड़ाई, लिन कियान की जीत। दूसरी लड़ाई, लिन होन बनाम लिन यू। छठे बुजुर्ग ने घोषणा की। मैं हार मानता हूँ, लिन यू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। जाहिर है वह लिन होन के खिलाफ लड़ने वाला नहीं था। उसने सोचा भी नहीं था कि वह लगातार 2 बार हार मान लेगा। वह हार गया। दूसरी लड़ाई, लिन होन जीतता है। तीसरी लड़ाई, ध्रुव बनाम लिनली। ओह, कमाल है! लिनली के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। लिनली 8वीं क्यूई परत के शिखर पर था। उसने सोचा था कि बाकी सभी को हराना मुश्किल होगा, लेकिन ध्रुव को हराना आसान होगा। आप सभी के लिए ये दूसरी रिलीज है। जोसेफ जी और एडीआर को विशेष धन्यवाद। जोसेफ ने मुझसे कहा था कि मैं खुद को थकाऊं नहीं, वह स्पष्ट रूप से तुम्हारी लत का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मार डालो। हे अध्यायों का समर्थन करने और मेरा ध्यान रखने के लिए उनका विशेष धन्यवाद जोक्सो। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। मैंने इसे एक क्लिफहैंगर्स वाला बना दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को क्लिफहैंगर्स बहुत पसंद है। लगता है आज मेरा भाग्यशाली दिन है, लिनली ने युद्ध मंच पर चढ़ते हुए और ध्रुव का सामना करते हुए कहा। ध्रुव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
जब उसने लिनली की चमकदार मुस्कान देखी तो उसने सोचा, भाग्यशाली दिन है ना। लिनली शायद कुछ ही पल बाद कुछ और सोचने वाला था। वार्षिक बैठक देख रहे ज्यादातर कबीले सदस्यों को ध्रुव बहुत भाग्यशाली लग रहा था। पहले दौर में लिन कियान ने उसे अगले दौर में पहुंचने में मदद की थी। दूसरे दौर में समूह के सबसे ताकतवर लिन यू ने हार मान ली थी और उस पर दया दिखाई थी। उसके लिए यह इतना आसान था कि उसे अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका ही नहीं मिला और कई लोगों का मानना था कि उसने हाल ही में 8वीं क्यूई परत में प्रवेश किया है। और तीसरे दौर में भी वह बेहद भाग्यशाली था। उसकी पहली लड़ाई बाकी सभी प्रतिभागियों में सबसे कमजोर लिनली के खिलाफ थी। उसे फिर भी अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं मिला। शायद छठे एल्डर ने चीजों को इस तरह व्यवस्थित किया होगा। ध्रुव ने सोचा, तुम पहले हमला कर सकते हो, ठीक है, चलो एक अच्छी लड़ाई करते हैं। लिनली ने ऐसे कहा जैसे उसने पहले ही लड़ाई जीत ली हो और अपने अगले प्रतिद्वंद्वी का चयन कर रहा हो। ठीक है, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा। चांदनी पंख चपलता, 9 भारी लहरें, ध्रुव चिल्लाया। जैसे ही ध्रुव लिनली के ठीक बगल में पहुंचा, लिनली अभी भी मुस्कुरा रही थी। हवा में उठती आघात तरंगों ने वातावरण में भारी दबाव पैदा कर दिया था। ध्रुव की मुट्ठी के चारों ओर हवा में एक के बाद एक भयानक लहरें कंपन कर रही थीं। लिनली के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन साथ ही वह डरा हुआ भी लग रहा था। उसने हमले का सामना करने और फिर जबरदस्त ताकत दिखाकर जीतने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह अपने प्रतिद्वंद्वी से डर गया था। क्या अपने शब्द वापस लेने में बहुत देर नहीं हो गई थी? बूम! तुम्हारे! लिनली का शरीर उड़ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान लगभग कठोर हो गई थी और यह वाकई शर्मनाक लग रहा था। बस एक मुक्का ही उसे खत्म करने के लिए काफी था। उसे अब अपनी किस्मत पर यकीन नहीं था। लगता है ध्रुव को किसी ने नजरअंदाज ही नहीं किया। कितना ताकतवर है वो, लिनली ने सोचा। केवल ध्रुव ही जानता था कि उसके हमले कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उसकी 9 भारी लहरें अपने आसपास के पूरे ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह घुल मिल गई हो, यहाँ तक कि वे कंपनों से घिरे वातावरण की शक्ति भी ग्रहण कर रही हो। उसकी लहरें ऐसा आभास दे रही थी मानो वे एक विशाल और असीम सागर के बीच में हो, जहां से कोई बच नहीं सकता। शक्तिशाली लहरों द्वारा निगल लिए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि ध्रुव को किसी भी मुकाबले में एक भी चोट नहीं लगी थी। ध्रुव ने बड़ी आसानी से सभी हमलों को चकमा दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही बार में ढेर कर दिया। उसके वस्त्र पर धूल का एक कण भी नहीं था, वह अछूता था। कूड़े का टुकड़ा, क्या इसे ही असली जीनियस कहते हैं? लिनली की आंखों में जरा भी नफरत या नाराजगी नहीं थी। वह ध्रुव को सम्मान और थोड़े से डर के साथ देख रहा था। वह जानता था कि ध्रुव ने उस पर दया दिखाई है और अगर उसे दया नहीं मिली होती तो क्या होता, इस बात से वह डर गया था। ध्रुव जीत गया, छठे बुजुर्ग ने घोषणा की। भीड़ ने गहरी आह भरी। जरूर कोई चाल होगी। लिनली 8वीं क्यूई परत पर था। यह जरूर कोई पहले से तय की गई योजना रही होगी। वह सचमुच चालाक है। ध्रुव किस क्यूई परत पर है? पूरी भीड़ को अचानक लगा कि जिस कूड़े के टुकड़े को वे देख रहे थे वह पूरी तरह से बदल गया है और किसी रहस्यमयी चीज में बदल गया है। वह या तो बेहद धूर्त और चालाक हो गया था या फिर उसमें 8वीं क्यूई परत की ताकत थी। चाहे जो भी हो, उसने कई कबीले सदस्यों की जिज्ञासा और सम्मान अर्जित कर लिया था। उसने चुपके से हमला करके उसे चौंका दिया। वह कूड़ा करकट पहले जैसा ही कूड़ा करकट है। वह तो बस काया है। लिन वू ने भीड़ की सारी बातें सुनकर बेहद तिरस्कार भरे लहजे में कहा, ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। ध्रुव केवल एक गुप्त हमले से ही जीत सकता था क्योंकि लिनली तैयार नहीं थी, वरना वह लिनली को इतनी आसानी से मंच से कैसे गिरा सकता था। लिन वू के समर्थन में कुछ कबीले के सदस्यों ने कहा। उन्होंने सोचा कि लिन वू की बातों से उन्हें समझ आ गया है कि क्या हुआ था और कुछ लोगों ने तो ध्रुव का अपमान भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन ध्रुव ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया क्योंकि ऐसा कुछ उसने पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन अब वो उन सबको इसकी सजा देगा। जिन लोगों ने उसे अपमानित किया था उन्हें सजा मिलेगी। एक बेकार चीज उसे चौंका दिया, सब निराश होंगे। चौथी लड़ाई, लिन वू बनाम लिन हैन। युद्ध के मंच पर उन्हें देखते हुए ध्रुव की आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। पिछले दौर में लिन वू और लिन हैन एक ही समूह में थे, लेकिन अपने समूह की आखिरी लड़ाई के दौरान लिन हैन ने लड़ने से इनकार कर दिया था और आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन इस दौर में लिन हैन और लिन वू फिर से प्रतिद्वंद्वी थे। क्या ऐसा हो सकता है कि छठे बुजुर्ग ने जानबूझकर ऐसा किया हो? हम पहले ही यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब हमें दूसरे कबीले के सदस्यों के साथ बेवजह लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। क्या हमें लड़ने की जरूरत भी है? लिन वू ने लिन हैन की ओर देखते हुए मजाक में कहा। लिन हैन बस एक काया था जो लड़ने से डरता था और कुछ नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिन हैन ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कितना काया है? वह लिन कबीले का चेहरा खराब कर रहा है। कई लोग उसका अपमान करने लगे। लिन हैन पहले ही योग्यता प्राप्त कर चुका था जब उसने हार मान ली थी, इसलिए यह माफ करने लायक था, लेकिन अब हार मान लेना सचमुच अक्षम्य था। ये लिन वंश के लिए एक अपमान था। काया, अगर तुम लड़ नहीं रहे हो तो दफा हो जाओ, युद्ध के मैदान से नीचे उतर जाओ, लिन वू ने कहा, जो उसे फिर से हार मानते हुए सुनकर बहुत गुस्से में था। लिन हैन लिन वू को देख रहा था और अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया।
वह युद्ध मंच से नीचे नहीं उतरा बल्कि लिन वू की ओर बढ़ा। मैं 3 से 1 तक उल्टी गिनती करूंगी, अगर समय पूरा होने से पहले तुम मेरे मंच से नहीं उतरते तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना, लिन हैन ने कहा। उसके चेहरे पर हत्या का भाव साफ दिखाई दे रहा था। अचानक एक शक्तिशाली अराजक ऊर्जा ने उसके शरीर को घेर लिया और लिन वू पर टूट पड़ी। 3, लिन हैन ने गिनती की। उस पल लिन वू का पूरा शरीर कांप रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो डर के मारे जड़ हो गया हो। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वो हैरानी भरी आंखों से लिन हैन को घूर रहा था। ये कैसे संभव है? तुमने ऐसा कैसे किया? लिन वू पागल हो रहा था। तुम्हारे पास एक साधक की शक्ति कैसे हो सकती है जो लिंग क्यू परत तक पहुंच गया है? लिन वू अकेला नहीं था जो स्तब्ध था, भीड़ में बाकी सभी लोग स्तब्ध थे। लिंग ची परत, उसने अभी अभी लिंग ची परत के साधकों की शक्ति का प्रयोग किया था। वह शांत और अंतर्मुखी लिन हैन इस पूरे समय अपनी शक्ति छिपा रहा था। सभी हैरान थे कि इस युवक ने इतनी बड़ी शक्ति कैसे छिपाई थी। लिंग क्यूई परत, लिन कियान के अलावा कनिष्ठों में ऐसा लग रहा था कि केवल लिन हैन ही थे जो लिंग क्यूई परत तक पहुंच गए थे, और ऐसा लग रहा था कि लिन कियान सभी युवा शिष्यों में सबसे उत्कृष्ट थे। छठे बुजुर्ग संतुष्टि से चमक रहे थे, उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। लिन हैन गुप्त रूप से अपनी क्षमताओं का अभ्यास और उन्हें छिपा रहा था। जब तक वह अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित नहीं करता, दूसरों के लिए ये बताना बहुत मुश्किल था कि वह लिंग क्यूई स्तर तक पहुंच गया है। इससे पता चलता था कि वह अपनी शक्ति को छिपाने में कितनी सावधानी बरत रहा था। वह अपनी असली ताकत छिपाने में माहिर है। लिन बा दाओ ने छठे बुजुर्ग की ओर देखते हुए सोचा, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि अभी भी उम्मीद बाकी है। तुम्हें परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना चाहिए, लिन बा दाओ ने छठे बुजुर्ग की ओर ठंडी मुस्कान से देखते हुए कहा। वार्षिक बैठक समाप्त होने के बाद वह फिर से कुल का मुखिया बनने का प्रयास करेगा। लिन बा दाओ समझ नहीं पा रहा था कि मृत्युशैया पर पड़े पिछले मुखिया ने अपनी शक्ति उसे न देकर लिनहे को क्यों दे दी। लिनहे जब छोटा था तब वह कुल में कम ही आता था। वह अक्सर यात्रा करता था और कुल से अपना गंतव्य छिपाता था। लिन बा दाओ कुल का एक स्तंभ था और उसने अपना जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया था। कबीले का मुखिया बनना हमेशा से लिन बा दाओ का सपना रहा था, और क्योंकि वह अपने प्रयासों में लगातार असफल होता रहा, उसके दिल में एक गांठ सी थी। 2, लिन हैन की ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही थी। ये लिन वू पर इतना दबाव डाल रही थी कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसने इतना भयानक दबाव पहले कभी महसूस नहीं किया था और उसे अपने पिछले अहंकार पर पछतावा हो रहा था। सब मान रहे थे कि लिन वू 8वीं क्यूई परत पर है, लेकिन असल में कुछ ही देर पहले उसने 9वीं क्यूई परत को पार कर लिया था। उसने सोचा था कि इस साल की वार्षिक बैठक में वह सबको चकित कर देगा, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हुआ। उसे दर्शकों के सामने कुछ असाधारण दिखाने का मौका ही नहीं मिला था। लिन हैन उस समय उसे धमका रहा था और कह रहा था कि जब तक हो सके चला जाए, वरना उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। दूसरों का अपमान और अपमान करने से पहले 2 बार सोच लेना बेहतर होगा। मैं कबीले की खातिर तुम्हारे खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं हूँ। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं तुमसे कम ताकतवर हूँ, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, और अगर हमारे बीच खून का रिश्ता न होता तो मैं तुम्हें वहीं मार डालता जहाँ तुम खड़े हो, लिन हैन ने कहा। वह बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। अराजक ऊर्जा की शक्ति अभी भी बढ़ रही थी और लिन हैन अपनी अंतिम गिनती करने ही वाला था। उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मैं हार मानता हूँ, लिन वू ने कहा। उसे लगा कि वह अराजक ऊर्जा के बल से कुचला जाने वाला है। फिर वह मुड़ा और बिना पीछे देखे युद्ध मंच से चला गया। लिन हैन बहुत शक्तिशाली है, भीड़ ने ऐसे कहा मानो वे उसकी पूजा कर रहे हों। लिंग ची परत को भेदना हर युवा साधक का सपना होता है। 20 साल की उम्र से पहले इस स्तर तक पहुंचने से बाद में जुवान ची परत या अत्यंत शक्तिशाली स्काई ची परत जैसी और भी ऊंची परतों को भेदने के और भी ज्यादा मौके मिलते हैं। बहुत दिलचस्प, ध्रुव हंसते हुए बोला। लिन हैन लिंग क्यूई परत तक पहुंच गया था। छठे बुजुर्ग ने शायद स्वेच्छा से अपने बेटे की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए ये लड़ाइयां आयोजित की थी। लिन हैन ने दूसरे दौर में हार मान ली थी, इसलिए वह सचमुच तीसरे दौर में लिन हैन को लिन वू से लड़ते देखना चाहता था। वह खुश था कि इतनी बड़ी भीड़ के सामने लिन वू को सबक सिखाया गया। उसने एक काय की तरह आत्मसमर्पण भी कर दिया, जिसे वह पहले लिन हैन कहता था। कचरे के टुकड़े, तुझे मुझ पर हंसने का क्या हक है? तू तो इस कुल का कलंक है। ध्रुव की मुस्कान देखकर लिन वू का चेहरा घिनौना हो गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और उस पर इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी चीख पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। जब लोगों ने सुना कि लिन वू ध्रुव पर चिल्ला रहा है, तो वे हंसने से खुद को नहीं रोक सके। खासकर लिन बा दाओ ने कहा, लिन वू लिन हैन से हार गया था जो लिंग क्यूई स्तर तक पहुंच गया था, इसलिए उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं गिरी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई घटिया इंसान उस पर हंसने की हिम्मत करेगा। वह वाकई बेशर्म है, वह सचमुच एक कलंक है। जब लिन जेन ने ये कुछ शब्द सुने तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ और उसने ठंडे स्वर में कहा, वह कूड़ा अपनी क्षमताओं को बड़ा चढ़ाकर बता रहा है। लिन हाई जो उनसे ज्यादा दूर नहीं था, उसका चेहरा बहुत ठंडा था और वह उन्हें वहीं मार डालने की इच्छा को दबा रहा था। ध्रुव हक्का बक्का रह गया। उसने साफ तौर पर सोचा भी नहीं था कि लिन वू में नाराज होने की कोई बात है, बस उसकी बदकिस्मती थी कि उसने अपने अहंकार से गलत इंसान को भड़का दिया।
फिर वह उसे धमकाने की कोशिश क्यों करेगा? क्या देख रहे हो, कमीने? अपने पिता के पीछे छिपने के बजाय क्या तुम मुझसे लड़ना पसंद नहीं करोगे? लिन वू इतना गुस्से में था कि उसके दिल में अपने क्रोध को रोकने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए ध्रुव का इस्तेमाल किया। पहली बार मैंने इतना बेतुका और हंसी मजाक वाला इंसान देखा है। तुम तो अपने अहंकार की वजह से ही अपमानित हुए हो, इसलिए मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। दयनीय। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और फिर लिन वू की ओर बढ़ गया। मैं बस 3 से 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगा, अगर तुम मेरी नजरों से ओझल नहीं हुए तो मुझे बेरहम होने का इल्जाम मत देना। ध्रुव ने भी लगभग वही शब्द कहे थे जो लिन हैन ने कहे थे। पूरा इलाका अचानक शांत हो गया। सिर्फ ध्रुव की आवाज सुनाई दे रही थी। जोसेफ जी को फिर से विशेष धन्यवाद। लिकलिकी और एनोनिमस, उन्होंने इस अध्याय को प्रायोजित किया है, इसलिए कृपया उन्हें धन्यवाद दें। मैं चौथी रिलीज को संपादित करके शीघ्र ही जारी करने का प्रयास करूंगा। आनंद ले ज़ॉक्सो। ध्रुव की हरकतों से देखने वाले सभी लोग भ्रमित हो गए। लिन हैन पहले ही लिंग क्यूई परत को तोड़ चुका था, इसलिए उसके लिए लिनवू को धमकी देना सामान्य था। लेकिन ध्रुव अब भी वही कर रहा था और लिनवू को अपनी नजरों से दूर जाने को कह रहा था। पिछली शर्मिंदगी और अपमान ने लिनवू को पहले ही गुस्से से भर दिया था। लिन हैन ने उसे अपमानित किया था और उसे गुस्सा नहीं आया था, लेकिन उस घटिया इंसान ने उसे अपमानित करने की हिम्मत की। ये बात असहनीय थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाकू उसके दिल में चुभ रहा हो और उसका गुस्सा उसके लाल चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। क्या तुम मरना चाहते हो? लिन वू स्पष्ट रूप से हत्या का इरादा व्यक्त कर रहा था और उसकी निगाहें एक जंगली जानवर की तरह थी। उसी क्षण एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति ने लिन वू को घेर लिया और उस पर टूट पड़ी। हालांकि वह लिन हैन की अराजक ऊर्जा जितनी शक्तिशाली नहीं थी, लिन वू ने एक बार फिर अपने हृदय में भय का अनुभव किया। वह एक बार फिर एक दमनकारी शक्ति से घिरा हुआ था जो उसके पूरे शरीर को कुचल रही थी। 3। ध्रुव ने धीमी आवाज में उल्टी गिनती शुरू कर दी। लिन वू के शरीर को कुचलने वाली शक्ति समय के साथ और भी प्रबल होती जा रही थी। वातावरण में व्याप्त ऊर्जा से लिन वू का दम घुटने लगा था। उसकी सारी भावनाएं, क्रोध, शर्म, आक्रोश सब अचानक गायब हो गईं। उसके पास बस डर और आत्मरक्षा का भाव बचा था। वह 9वीं क्यूई परत पर था और उसके सामने खड़ा कूड़े का टुकड़ा उसे दबाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। क्या वह भी लिंग क्यूई परत था? सब लोग असमंजस में थे। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि लिन वू अचानक घबरा गया था और हाँफ रहा था। ध्रुव धीरे धीरे और शांति से लिन वू की ओर बढ़ रहा था, जिससे सबको ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। हालांकि भीड़ ध्रुव द्वारा छोड़े गए बल में निहित क्यूई को महसूस कर पा रही थी, लेकिन वह तत्वों के साथ पूर्ण सामंजस्य में थी। लिन कबीले के सदस्यों की नजर में ध्रुव बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। ध्रुव स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के तत्वों और शक्तियों के साथ एकदम सही संतुलन में लग रहा था। 2। ध्रुव ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। भले ही वह चिल्ला नहीं रहा था, लेकिन उसके शब्द लिन वू की छाती पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। लिन वू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बस इस मौजूदा स्थिति से बचने के उपाय सोच रहा था। हालांकि वह मुश्किल से हिल पा रहा था। बल शुरुआती दबाव से कहीं ज्यादा तेज हो गया था। लिन वू अभी भी बहुत दबा हुआ महसूस कर रहा था और साथ ही पीछे की ओर भागने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई लड़ाई हो रही है। ये हास्यास्पद लग रहा था। उसका आत्मविश्वास गायब हो गया था, जबकि ध्रुव ने सिर्फ 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे। क्या हो रहा है? लिन वू भागने की कोशिश कर रहा है। घटना देख रहे सदस्यों ने फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे सच में लगता है कि ध्रुव ने अपनी छिपी प्रतिभा को उजागर कर दिया है। क्या अब उसे सचमुच कचरा कहा जा सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे उसने तलवार निकाल ली हो और जो भी उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था, उसका घमंड चूर चूर कर रहा हो। बस एक आखिरी शब्द बाकी है, ध्रुव ने लिन वू की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव लिन वू का मजाक उड़ा रहा हो। लिन वू हर मायने में एक सच्चा कायर था। जब उस पर खुद से ज्यादा दबाव आया तो उसने लड़ने की कोशिश भी नहीं की। लिन वू के हाथ में एक भाला था जो जमीन पर गिर पड़ा। वह बहुत कमजोर और कमजोर लग रहा था। लिन हैन को उसे इतना अपमानित करने की जरूरत नहीं थी। वह खुद जानता था कि उसकी ताकत लिंगची परत से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि ध्रुव की ताकत ने उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया था और उसे लिन हैन से भी ज्यादा अपमानित किया था। उसे लग रहा था कि वह कभी भी पूरी तरह से शक्तिशाली नहीं था और उसकी ताकत बस एक कल्पना थी जो कमजोरों पर ध्वंस जमाते समय उसके अहंकार ने पैदा की थी। इस तरह का अपमान वाकई डरावना था और अवचेतन मन में गहराई तक जड़ें जमा लेता था, जिससे साधना पथ पर आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो जाता था। मैं हार मानता हूँ, लिन वू ने अपने होंठ काटते हुए कहा। उसे दुनिया की थोड़ी सी समझ मिल गई थी। वह खुद को अचूक समझता था। वह खुद को बेहद ताकतवर मानता था और इसी वजह से वह बेहद घमंडी था। वह सोच भी नहीं सकता था कि वह पहले कैसा था। हार मान लो, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा था कि मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। चूंकि मैं तुम्हें अभी भी देख सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ कि तुम मेरी नजरों से ओझल हो जाओ और उस कीड़े की तरह पेट के बल रेंगते हुए निकल जाओ। वह उसे बार बार अपमानित कर रहा था। क्या उसका गुस्सा सिर्फ बातों से शांत हो सकता था? अगर लिन वू ध्रुव को हरा पाता तो ध्रुव को बेइज्जत किया जाता और उसे लगातार परेशान किया जाता। लिन वू उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता।
लेकिन जब लिन वू को पता चला कि वह ध्रुव को नहीं हरा सकता तो उसने हार मान ली। क्या ये शब्द वाकई काफी थे? उसने पहले जो भयानक बातें कही थी उनका क्या उन्हें इतनी आसानी से भुलाया जा सकता था? ये स्पष्ट रूप से असंभव था। ध्रुव कोई ऋषि नहीं था, वो बस एक साधारण युवक था, एक साधारण युवक जिसके अंदर नफरत, प्यार, साहस और बदले जैसी भावनाएं थी। मैं हार मानता हूँ। क्या ये काफी नहीं है? तुम सच में चाहते हो कि मैं रेंग कर चला जाऊं? लिन वू गुस्से में था और फिर से चिल्लाने लगा। क्या हार मान लेना ही काफी है? तुम मुझे कूड़ा कचरा कहती हो, लिन कबीले का कलंक। मैं तुम्हें तुम्हारे अपमान की क्या सजा दूं? क्या तुम्हें लगता है कि यह काफी है? तुम मुझसे अपमानित हुई और फिर मुझ पर गुस्सा निकाल रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह काफी है? ध्रुव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अब तुम्हें एहसास हुआ है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती और बस कुछ शब्द बोलकर ही तुम्हें लगता है कि यह काफी है। क्या तुम आज ही मर जाना चाहती हो? लिन वू बहुत डर गया था। लगता है अब समय आ गया है। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान थी। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुम मेरी नजरों से ओझल नहीं हुए तो तुम्हें अपने किए का अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये कहते हुए ध्रुव आगे बढ़ता रहा। लिन वू कराह उठा और तुरंत जमीन पर लेट गया। वह बेहद शर्मिंदा और कमजोर लग रहा था। ध्रुव की आभा हत्या के इरादे से भरी हुई थी जिससे लिन वू बेहद डर गया। शर्म और आक्रोश की भावनाओं के बावजूद ध्रुव की हत्या के इरादे ने उसे वास्तविकता में वापस डरा दिया। उसने पहले कभी ऐसी हत्या की मंशा महसूस नहीं की थी। ये वाकई भयानक था। मैं तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाऊंगा, लिन वू ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान अफसोस और शर्म से भरी थी। वह जमीन पर रेंगते हुए ध्रुव से दूर चला गया। कूड़े का टुकड़ा, कुल का कलंक। वह कचरा पहले जैसा ही कचरा है। जमीन पर रेंगते हुए लिन वू को ध्रुव को दिए गए सारे भद्दे नाम और अपमान याद आ गए। उसे पता था कि वह एक मूर्ख की तरह व्यवहार कर रहा था। वह 9वीं क्यों परत पर था। वह एक उत्कृष्ट शिष्य था और कबीले के भावी सितारों में से एक था। फिर वह इतना तुच्छ क्यों हो गया? भीड़ में हर कोई लिन वू को जमीन पर रेंगते हुए देख रहा था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें बस यही लग रहा था कि ध्रुव पागल हो गया है, जो अचानक लिन वू से जमीन पर रेंगने और उसकी नजरों से ओझल होने को कह रहा है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उसका ऐसा इरादा था या लिन वू सचमुच ऐसा करेगा। लिन वू, लिन जेन ने कहा। वह कांप रहा था। ऐसी घटना कैसे घटी? उसके बेटे के चेहरे पर वही गर्व का भाव होना चाहिए था जो हमेशा रहता था। उसे कुल का गौरव होना चाहिए था। एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो लिन कियान से बस थोड़ा कमजोर है। लेकिन इतने कम समय में लिन वू को 2 बार अपमानित किया गया था। इस हद तक कि दूसरी बार वह जमीन पर कीड़े की तरह रेंग रहा था। कमीने, लिन जेन गुस्से से लाल हो गया। वह ध्रुव को वहीं मार डालना चाहता था। ओह! लिन हाई ने आलस से आह भरी जब उसने देखा कि लिन जेन गुस्से में है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण ठंडा हो रहा हो। लिन जेन को उसकी किसी भी हरकत की सजा देने के लिए तैयार। शांत हो जाओ। लिन बादाओ ने देखा कि लिन जेन गुस्से में था और उदासीनता से कहा, चिंता मत करो, वह कूड़ा अब ज्यादा देर तक घमंडी नहीं रहेगा। लिन जेन अब भी पहले जैसा ही गुस्से में था। उसने लिन हाई को घूरा और फिर बैठ गया। वह जानता था कि जब तक लिन हाई वहां है वह अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ध्रुव जीत गया, छठे बुजुर्ग ने ध्रुव को घूरते हुए कहा। ध्रुव लिन कबीले के ज्यादातर कनिष्ठ सदस्यों जैसा नहीं था। उसे अग्नि या बर्फ की आत्मा विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि उसे एक छोटी सांप की आत्मा विरासत में मिली थी। लेकिन वह छोटी सांप की आत्मा किसी आम जानवर की आत्मा जैसी नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि उसका क्या उपयोग है। वह उतनी शक्तिशाली या ताकतवर नहीं लगती थी, क्योंकि वे उसकी शक्ति को भांप नहीं पाते थे और ऐसी आत्मा के उपयोग नहीं जानते थे। इसलिए उसे एक कूड़ा आत्मा माना जाता था। इसलिए ध्रुव को सब कूड़ा कहते थे। उसे एक कलंक समझा जाता था। ध्रुव भी साधना पथ पर अत्यंत धीमी गति से अभ्यास करता था, जिससे कुल में उसकी बदनामी और भी बढ़ गई थी। सब उससे घृणा करते थे। लेकिन उस कूड़े के टुकड़े ने लिन यान को हरा दिया था और लिन वू को, जो खुद को कुल के सामान्य सदस्यों से श्रेष्ठ समझता था, जमीन पर कीड़े की तरह रेंगने पर मजबूर कर दिया था। क्या वह अब भी वही कूड़ा था जो पहले था? क्या उसकी आत्मा सचमुच बेकार थी? जब पिता अजगर है तो बेटा कभी सांप नहीं हो सकता, छठे बुजुर्ग ने सोचा। फिर उन्होंने कहा, आधे घंटे आराम करो, फिर हम आगे की लड़ाइयां जारी रखेंगे। बड़े साहब, हम चारों थके नहीं हैं, हमें आराम करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्लीज, लिन कियान ने बेपरवाही से कहा। हालांकि वह लिन कबीले के दूसरे सदस्यों के प्रति बेहद घमंडी थी, लेकिन हाल ही में वह थोड़ी ज्यादा विनम्र हो गई थी। लिन कबीले के बड़े बुजुर्गों को उसके घमंडी होने से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन चू झानपेन को उसका घमंड पसंद नहीं था। उसे सिखाया जा रहा था कि जो उससे ज्यादा ताकतवर हैं, उनके प्रति घमंडी न हो। मेरी बहन सही कह रही है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, लिन हुंग ने आगे कहा। दोनों भाई बहन सेमीफाइनल में पहुंच गए थे। ये दिन लिन बादाओ और कबीले में उनकी प्रतिष्ठा के लिए एक अद्भुत दिन था। इससे कबीले का मुखिया बनने का उनका प्रयास बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। छठे बुजुर्ग ने ध्रुव की ओर देखा, आपकी क्या राय है? अपने बेटे लिन हैन के बारे में वह पहले से ही उसकी राय जानता था। अब सिर्फ ध्रुव ही बचा था। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा।
उस पल तक उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल वैसे भी नहीं किया था। अगर आप सब ठीक हैं तो चलिए अभी शुरू करते हैं। छठे बुजुर्ग ने घोषणा की। सेमीफाइनल इस प्रकार होगा, ध्रुव बनाम लिनहोंड और लिन कियान बनाम लिनहैन। ध्रुव और लिनहोंड, आप पहले शुरू कर सकते हैं। छठे बड़े ने अप्रत्याशित रूप से लिनहैन को लिन कियान के खिलाफ लड़ा दिया। उन्हें उससे वाकई बहुत उम्मीदें होंगी। लिनहैन लिन कियान के ही स्तर पर है, दोनों ही लिंग क्यू स्तर तक पहुंच चुके हैं। लिनहोंड भी बेहद ताकतवर है, लेकिन उनका मुकाबला नहीं कर सकता। जहां तक ध्रुव की बात है, उसके लिए भी लिनहैन को हराना नामुमकिन है। सिर्फ लिन कियान ही उसका मुकाबला कर सकता है। छठे बड़े शायद ऐसा ही सोचते होंगे और इसीलिए उन्होंने लड़ाइयों का आयोजन इस तरह किया। वैसे भी लड़ाइयों का आयोजन कैसे किया जाता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ताकत महत्वपूर्ण है। हर कोई मुकाबलों पर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहा था, लेकिन तभी लिन बा दाओ खड़े हुए और ऊंची आवाज में बोले, छठे बड़े, क्या आप मुझे कुछ कहने की इजाजत देंगे? ठीक है, छठे बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा। ये 4 जूनियर इस साल की वार्षिक बैठक में सर्वोच्च पदों पर हैं। वे हमारे लिन कबीले की नई पीढ़ी और उसके भविष्य की संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे लगता है कि जब्ती को अमान्य घोषित कर देना चाहिए। केवल तब तक लड़ना चाहिए जब तक उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। उन्हें अंत तक लिन कबीले के सच्चे योद्धाओं की तरह लड़ना चाहिए। इस तरह वे अपनी क्षमता का पूरा दोहन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और शायद अपने साधना पथ के प्रति अंतर्दृष्टि भी प्राप्त कर सकेंगे। लिन बा दाओ ने आश्वस्त होकर कहा, बीच बीच में लिन हाई की ओर देखते हुए मानो वह उसे उकसाने की कोशिश कर रहे हों। कितना क्रूर, लगता है वो सचमुच चाहता है कि लिनहोंड ध्रुव को अपन बना दे। भीड़ में से कुछ लोगों ने कहा। वे सब लिन बा दाओ के मन की बात समझ गए थे। वे समझ सकते थे कि उसके इरादे क्रूर ही थे। कुल प्रमुख, मेरे प्रस्ताव के बारे में आपकी क्या राय है? लिन बा दाओ ने लिन हाई से पूछा। लिन हाई को लग रहा था कि लिन बा दाओ लगातार लिन हाई की पीठ के पीछे चाकू तानकर कुल प्रमुख लिख रहा था। वह लिन हाई को देखकर मुस्कुरा रहा था। अगर लिन हाई ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो ध्रुव की बदनामी होगी। अगर उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और ध्रुव हार गया तो इससे उसके परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। लिन बा दाओ ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को धूल चिताने के लिए इस मौके का फायदा उठाया था। इस अध्याय को प्रायोजित करने के लिए पैट्रिक डी लाचलानबी और लिकालिकी को विशेष धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सभी इस अध्याय का आनंद लेंगे। मैंने कुछ एक्शन के साथ अंत करना सुनिश्चित किया है और एक छोटा सा क्लिफहैंगर ज़ॉक्सॉक्स। लिन हाई शर्मिंदा लग रहा था। ध्रुव ने पहले ही उम्मीद से ज्यादा ताकत दिखाई थी। वह संतुष्ट था, लेकिन लिन बा दाओ का प्रस्ताव पागलपन भरा था। अगर ध्रुव लिनहोंड को हरा भी देता तो फाइनल में क्या होता? लिन बा दाओ ध्रुव को अपने किसी बच्चे के हाथों मरते देखना चाहता था। क्या हो रहा है? मेरे कबीले का मुखिया साहस और दृढ़ संकल्प नहीं दिखा पा रहा है। हमारे कनिष्ठों को असली लड़ाई में अपनी क्षमता दिखाने दो, लिन बा दाओ ने कहा जब उसने देखा कि लिन हाई हिचकिचा रहा है और जवाब नहीं दे रहा है। पिताजी, जल्दी करो और स्वीकार करो, ध्रुव ने कहा। ध्रुव खुद को थोड़ा कांपने से नहीं रोक पाया। ध्रुव के परिवार ने लिन बा दाओ के परिवार के साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया था और न ही उन्हें कभी दुश्मन माना था, बल्कि उन्हें अपना करीबी रिश्तेदार भी माना था। लेकिन लिन बा दाओ का परिवार लगातार लिनहे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था और ध्रुव की जान लेने की कोशिश करता रहता था। चूंकि वे ऐसा ही करना चाहते थे, इसलिए ध्रुव को भी बदला चुकाना होगा। लिन हाई ने लिन बा दाओ के हाव भाव देखे। वह बेहद आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। लिन हाई ने बस एक शब्द कहा, ठीक है। ठीक है। लिन हाई निश्चित रूप से कुल का मुखिया बनने का हकदार है। वह बहादुर है। चूंकि कुल का मुखिया मान गया है तो चलिए शुरू करते हैं। छठे बुजुर्ग, कृपया लिन कियान और लिन हैन को पहले लड़ने दें। लिन बा दाओ उत्साहित और ऊर्जावान लग रहे थे। वह बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे थे। चूंकि लिन हाई ने स्वीकार कर लिया था, इसलिए सभी को बस इंतजार करना था और देखना था। ठीक है, छठे बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। तुम मुझे हरा नहीं सकती, लिन कियान ने लड़ाई के मंच पर आते हुए कहा। वह अपने लाल वस्त्रों की धूल झाड़ रही थी, जो अभी तक नहीं छुए थे। वह असहनीय रूप से घमंडी लग रही थी। भले ही मैं तुम्हें हरा न पाऊं, फिर भी हमें नतीजे तय करने के लिए लड़ना ही होगा, लिन हैन ने लड़ाई शुरू करने की तैयारी करते हुए कहा। उसने अपनी अग्नि शक्ति छोड़ी और माहौल अविश्वसनीय रूप से गर्म हो गया। मंच से गर्मी की गर्जना हो रही थी और पूरी भीड़ अपने चेहरों पर गर्माहट महसूस कर सकती थी। तुम्हारी आत्मा भी जागृत हो गई है, बुरी नहीं, लेकिन अफसोस की बात है कि यह सिर्फ एक अग्नि आत्मा है। इसका कोई खास मूल्य नहीं है। मेरे खिलाफ लड़ते हुए भी तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा, लिन कियान ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। साधना पथ पर एक प्रमुख चरण लिंगची स्तर तक पहुंचना और फिर अपनी आत्मा को जागृत करना था। कुछ लोगों की आत्मा जागृत होने पर बहुत मजबूत हो जाती थी, जबकि कुछ आत्माओं में दूसरों से ज्यादा अंतर नहीं था और उनकी शक्ति औसत ही थी। जागृत होने के बाद लिन कियान की सार्वभौमिक बर्फ और अग्नि आत्मा असीम रूप से प्रबल हो गई थी। बर्फ और अग्नि के तत्वों पर उसका नियंत्रण नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। उसकी पीठ के पीछे उसकी सार्वभौमिक बर्फ और अग्नि की आत्मा प्रकट हुई। साफ बर्फ आग की लपटों से ढकी हुई थी। प्रचंड लपटें बर्फ को ढंक रही थी और साथ ही आग से बर्फ भी निकल रही थी।
वातावरण कभी बेहद गर्म कभी बेहद ठंडा होता था। ये भीड़ के लिए एक बेहद अजीब एहसास था जो लगातार बदलते तापमान को महसूस कर रही थी। मैंने सुना था कि लिन कीयान की सार्वभौमिक बर्फ और आग वाली आत्मा जागृत होने वाली है। ये सिर्फ अफवाह नहीं थी, ये सचमुच एक जागृत आत्मा है। वह सचमुच लिन वंश की प्रतिभाशाली है। ध्रुव, वह घटिया चीज उसके ध्यान के भी लायक नहीं है। बिल्कुल, कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे बुजुर्ग उसका समर्थन करते हैं। इसके अलावा सार्वभौमिक बर्फ और अग्नि आत्मा एक उच्च कोटि की आत्मा है। वह आग के साथ साथ बर्फ की तकनीकों का भी अभ्यास कर सकती है, जिससे उसकी चपलता तकनीकों में भी काफी सुधार हो सकता है, क्योंकि आग और बर्फ पर आधारित तकनीकों के ज्ञान को मिलाकर और उनका एक साथ प्रयोग करके वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली साधक बनेगी। जब लिन बादाओ ने इन कबीले के सदस्यों को अपनी बेटी के बारे में फुसफुसाते सुना तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसके बगल में बैठे सभी बुजुर्ग भी मुस्कुरा रहे थे। अनंत हिम, लिन कीयान ने उदासीन स्वर में कहा था। जमीन बर्फ में बदल गई। चारों तरफ सफेद कोहरा छा रहा था और बादल बन रहे थे जिनसे बर्फ जैसी आभा निकल रही थी। बर्फ का आग पर निरोधक प्रभाव होता है, इसलिए लिन कीयान ने लिन हैन का मुकाबला करने के लिए बर्फ कौशल का उपयोग किया था। झुलसा देने वाला मैग्मा, लिन हैन चिल्लाया। उसने अपना हाथ खोला और उसकी हथेली में एक धधकती हुई आग का गोला था। आइस स्पाइक, लिन कीयान ने संतुष्ट होकर कहा, बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं। बर्फ लिन हैन के हाथ में आ गिरी और पल भर में उसका हाथ बर्फ की एक परत में समा गया। आग लगाओ, लिन हैन ने खांसते हुए कहा, क्योंकि हवा में जमी बर्फ उसके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही थी। बर्फ भाप में बदल गई जिससे हवा जम गई और सांस लेना मुश्किल हो गया। लिन हैन के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। वह ठीक से बता नहीं पा रहा था कि दर्द कहाँ है, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका सिर फट जाएगा। बूम! अचानक एक धमाका हुआ और लिन हैन पीछे की ओर उड़ गया। उसकी हथेली का बीच का हिस्सा जलकर काला पड़ गया था। उसके हाथ का मांस और खून बुरी तरह से झुलस गया था। लिन हैन, छठे बुजुर्ग ने चिंता से कहा। मैं ठीक हूँ, लिन हैन ने अपने होंठ काटते हुए कहा। वह कांप रहा था और उसका जबड़ा हिलना बंद नहीं कर पा रहा था। उसके दांतों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। उसे तेज और भयंकर दर्द हो रहा था। उसके हाथ में दर्द असहनीय था क्योंकि बर्फ घाव को जमा देने की कोशिश कर रही थी जिससे दर्द और भी बढ़ रहा था। भविष्य में हम फिर से मुकाबला करेंगे, लिन हैन ने लिन कीयान को घूरते हुए कहा। फिर वह मुड़ा और चला गया। ये सुनकर उसके पिता की आह निकल गई। हालांकि लिन हैन में कोई खास प्रतिभा नहीं थी, फिर भी वह बेहद दृढ़निश्चयी और जिद्दी था। वह एक जबरदस्त ताकतवर व्यक्ति बनना चाहता था। अगर उसमें प्रतिभा न भी हो तो भी वह ताकतवर बनने के लिए किसी और से ज्यादा मेहनत करेगा। तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, कोशिश करना छोड़ दो, लिन कीयान ने हमेशा की तरह घमंड से कहा। भविष्य में वह इतनी ताकतवर होने वाली थी कि लिन वंश में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर आज कोई उसे छू नहीं सकता तो भविष्य में जब वह अपनी आत्मा से और मजबूत हो जाएगी तो कोई कैसे छू पाएगा। सार्वभौमिक अग्नि और बर्फ की आत्मा, वह पलक झपकते ही विरोधी शक्ति के दो तत्वों का उपयोग करने में सक्षम है। उसकी क्षमता बढ़ती ही रहेगी। लिन हाई भौहें चढ़ा रहा था। लिन कीयान जितना शक्तिशाली था, ध्रुव के लिए उतना ही खतरनाक होता जा रहा था। अब तुम्हारी बारी है, लिन कीयान ने ध्रुव की ओर ठंडी मुस्कान के साथ कहा और फिर युद्ध मंच से नीचे उतर गई। ध्रुव ने अपना सिर उठाया और स्पष्ट और असीम आकाश और सूर्य को देखा। ध्रुव धीरे धीरे युद्ध मंच की ओर बढ़ रहा था और फिर उस पर चढ़ गया। लिन होन पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। मैं इस अवसर का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, लिन होन ने ध्रुव की ओर देखते हुए कहा। मुझे पता है, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हें जीत की जरा भी उम्मीद नहीं थी। अब तुम मुझसे लड़ने वाले हो, लेकिन अगर तुम लिन कीयान से लड़ते तो भी यही होता। तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ध्रुव बस हंस पड़ा। लिन होंग में इतना आत्मविश्वास था कि वह मानो किसी आभामंडल से घिरा हुआ था। उसकी नजर में ध्रुव की कोई कीमत नहीं थी। तुम किस बात पर हंस रहे हो, लिन होंग ने पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि लिनवू से जीतने के बाद तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? अगर तुम मानते हो कि हम दोनों एक जैसे हैं तो तुम अभी भी बहुत नासमझ हो और अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंक रहे हो। बस आगे बढ़ो और कहो कि तुम स्वर्ग के नीचे बेजो हो। कहो कि मैं अगले 10,000 सालों में तुम्हारे जैसी अद्भुत प्रतिभा कभी नहीं देखूंगा, ध्रुव ने चिढ़ाते हुए कहा। ध्रुव ने लिन वू के खिलाफ लड़ाई भी नहीं लड़ी थी और उसे कीड़े की तरह जमीन पर रेंगने पर मजबूर कर दिया था। लिन होंग, जो अभी तक लिंग क्यूई परत तक नहीं पहुंचा था, उसने सोचा था कि वह इतना आत्मविश्वासी हो सकता है। जाहिर है, लिन होंग उन शब्दों से क्रोधित था। ठीक है, मैं समझ गया, मुझे तुम्हें मारना ही होगा, लिन होंग ने बुरी नजर से कहा। उसके पीछे एक बर्फ और बर्फ की आत्मा प्रकट हुई और एक जमा देने वाली ठंडी क्यूई ने उसके शरीर को घेर लिया। लिंग क्यू परत, लिन होंग भी लिंग क्यू परत को तोड़कर अंदर आ गया था। वह उसे भी छिपा रहा था। दर्शकों में से कुछ लोग चिल्लाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके पिता लिन कबीले में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उनके बेटे और बेटी दोनों ही ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो 1000 साल में ही देखने को मिलते हैं। वे दोनों लिंगची परत तक पहुंच गए हैं। ये हमारे कबीले के भविष्य के लिए अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि अब कबीले को निश्चित रूप से अपने कबीले का मुखिया बदलने की जरूरत है।
कई लोग ये सोचकर बहुत परेशान हो रहे थे कि लिन बादाओ को कबीले का मुखिया बनना चाहिए। उन्हें लगा कि इससे कबीले का उदय प्रसिद्धि और गौरव की नई ऊंचाइयों पर होगा। उन्हें लगा कि लिन बादाओ के नियंत्रण में कबीला यंगजाओ शहर का सबसे शक्तिशाली कबीला बन जाएगा। इस साल की वार्षिक बैठक में मैं अपनी बहन के साथ युद्ध के मंच पर उतरूंगा। असली लड़ाई से पहले तुम तो बस एक दयनीय भूखी वस्तु हो। एक ही वार से तुम अपंग हो जाओगी। तुम्हारे पिता कुल प्रमुख का पद छोड़ देंगे। उन्हें अपने अपंग बेटे की देखभाल के लिए खाली समय की आवश्यकता होगी। लिन होंग ने अपना असली नीच स्वभाव प्रकट करते हुए कहा। बर्फ जैसी ठंडी ची ने पूरे वातावरण पर कब्जा कर लिया था। जू यन पर्वतीय गांव केवल उन्हीं साधकों को स्वीकार करता था जिनमें बर्फ और हिम की आत्मा होती थी। बर्फ और हिम के कौशल, चपलता, तकनीकें, क्षमताएं, ये सभी अत्यंत शक्तिशाली थे। लिन होंग जू यन पर्वतीय गांव में इन सभी कौशलों का अध्ययन कर रहा था। उसके शरीर से अत्यंत ठंडी हवा फैल रही थी और यह स्पष्ट था कि वह जरा भी कमजोर नहीं था। वह लिन कियान जितना ही या शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। कुछ ही देर में ध्रुव का शरीर बर्फ और बर्फ की सफेद परत से ढक गया। अभी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी कि ध्रुव अपने प्रतिद्वंदी से पहले ही जूझने लगा था। गर्जन करती बिजली। ध्रुव ने पहला वार करने की पहल की। गरजती गर्जना ने वातावरण को भर दिया जिससे सभी स्तब्ध रह गए। जब उन्होंने उस तलवार को देखा जिससे प्रकाश की दीप्तिमान किरणें निकल रही थीं, तो वे समझ गए कि ध्रुव भी असाधारण शक्ति छिपाए हुए है। फिर भी सभी की नजरें अभी केवल लिन कियान, लिन हेन और लिन होन पर ही टिकी थी क्योंकि वे सभी लिन क्यूई परत में घुस चुके थे। ध्रुव की तलवार लिन होन की ओर बढ़ी। लिन होन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसने बस आलस से अपनी हथेली उठाए और एक बर्फ सी ठंडी की निकली। ध्रुव की लंबी तलवार बर्फ और बर्फ से ढक गई क्योंकि वह विक्षेपित हो गई थी। गर्जन करती बिजली। ध्रुव की चाल तेज और फुर्तीली थी। उसकी तलवार हमले के कंपन से हिलते हुए उस पर जमी बर्फ और पाले को भी झटककर एक बार फिर लिन होन की ओर बढ़ी। लिन होन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। लिन होन की हथेली ध्रुव की तलवार की ओर बढ़ी। एक बेहद तेज बर्फ की क्यू उठी जिसने ध्रुव की तलवार की नोक को कंपना शुरू कर दिया। एक प्रबल ऊर्जा वातावरण में भरने लगी थी। लिंग क्यू परत। जो साधक वहां पहुंच गए हैं वे बलवान हैं। प्रबल क्यू, फुर्तीला, शारीरिक बल। वे क्यू परत के साधकों से सचमुच कहीं ज्यादा बलवान हैं। ध्रुव को अपनी तलवार में एक अत्यंत प्रबल शक्ति का संचार महसूस हुआ। उसके मन में उदासी छा गई, लेकिन उसके चेहरे पर उसकी सुकून भरी मुस्कान नहीं बदली। 9 भारी लहरें। ध्रुव ने अपनी तलवार वापस खींच ली और तुरंत मजबूत झटके वाली लहरें उसकी बांह से नीचे चली गईं और उसके हाथ से निकलकर सीधे लिन होन की छाती पर निशाना साधा। लिन होन ने भौहें चढ़ाईं। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ध्रुव एक ही समय में अपने दोनों हाथों से 2 अलग अलग हुनर इस्तेमाल कर सकता है। ये कर पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन ध्रुव ने इसे जिस तरह से किया वह बिल्कुल बेदाग था। चले जाओ, लिन होन चिल्लाया। हालांकि वह लिंगची परत तक पहुंच गया था, फिर भी वह अपनी उम्मीदों के विपरीत युद्ध में बिल्कुल भी हावी नहीं हो पा रहा था। बर्फ और हिम हवा में ऐसे घूमने लगे मानो नाच रहे हों। लहरें अचानक रुक गईं और आगे नहीं बढ़ सकी। ध्रुव नहीं रुका और बार बार अपनी तलवार लिन होन की ओर बढ़ाता रहा। ध्रुव की तलवार हवा में सीटी बजा रही थी और वातावरण में गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी। ध्रुव बिना एक कदम भी पीछे हटे पहाड़ की तरह अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा था। उसकी तलवार एक खूंखार अजगर जैसी लग रही थी जो एक भयंकर तूफान बुला रहा हो। वाह, लिन हाई ने धीमी आवाज में कहा। यही है ध्रुव की असली ताकत। चाल, हुनर, तकनीक सब उम्मीदों से कहीं बढ़कर थे। तेज, फुर्तीला, कुशल। लिन होन को अपने चेहरे पर एक भद्दी अभिव्यक्ति के साथ पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसने केवल एक कदम पीछे लिया था। वह लिंग क्यू स्तर का एक साधक था और वह बेहद घमंडी और अहंकारी था। उसने यहां तक कहा कि ध्रुव एक भी वार नहीं झेल पाएगा। फिर भी तलवार का हर वार पिछले वार से तेज लग रहा था और ध्रुव ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। जाहिर है उसके चेहरे पर उतनी चमक नहीं थी जितनी तब थी जब उसे लगता था कि वह ध्रुव को एक ही वार में हरा सकता है। उसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा अपमानित किया जा रहा था जो लिंग क्यू स्तर तक नहीं पहुंचा है। वह अब अपने अपमान के कारण अपने क्रोध को रोक नहीं सका। पेश है सोमवार की नियमित रिलीज। जिन लोगों ने पहले के क्लिफहैंगर्स की शिकायत की थी उनके लिए बता दूं कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। क्या किसी को इस साइट के लिए कोई अच्छा विज्ञापन नेटवर्क पता है? मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके स्पीकर पर वयस्क विज्ञापन या वो परेशान करने वाले वीडियो आए जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि आवाज कहां से आ रही है। आनंद ले ज़ोक्सो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, लिन होन चिल्लाया। जमी हुई परछाइयां। वातावरण में मौत जैसा सन्नाटा छा गया और तापमान में भारी गिरावट के साथ जमीन जमने लगी। आसमान से अजीबोगरीब बर्फ गिरने लगी। परछाई बर्फ के टुकड़े। उन्होंने अखाड़े को पूरी तरह से घेर लिया और कुछ तो लिन होन के चारों ओर चक्कर लगाने लगे जिससे बर्फ की एक ढाल सी बन गई। तापमान लगातार गिरता गया और देखते ही देखते सब कुछ जमने लगा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें ऐसा करने का हुनर आना चाहिए, ध्रुव ने कहा। बर्फ लगातार उस पर गिर रही थी। उसकी भौहें बर्फ से जमी हुई थी जिससे वे सफेद लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें काले गड्ढों जैसी थीं जो उसके आसपास के वातावरण से सारा जीवन सोख रही थी। वह अपनी जगह पर स्थिर और पहले की तरह शांत खड़ा रहा।
उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरा मंच हिलने लगा। न सिर्फ मंच बल्कि नीचे की धरती भी जोर से कांपने लगी। ध्रुव की क्यूई में समाहित ऊर्जा बर्फ की इस दुनिया में कमजोर नहीं हुई थी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी हो गई थी। अपनी क्यूई ऊर्जा बढ़ाने से उसकी ताकत और बढ़ गई। ध्रुव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर लिनहोन को जल्दी से खत्म करने की ठान ली थी। उसने बर्फ और हिम में समाहित शक्ति को अवशोषित करना शुरू किया और फिर सारी शक्ति को अपनी मुट्ठी और तलवार की नोक में केंद्रित कर लिया। वह न केवल उस क्षेत्र की बर्फ और हिम से शक्ति का उपयोग कर रहा था, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी से भी शक्ति उधार ले रहा था। अब तक उसने जो शक्ति अवशोषित की थी वह भयानक स्तर पर थी। ध्रुव ने अपनी बाईं मुट्ठी में बल केंद्रित किया, जबकि उसका दाहिना हाथ बाहर निकला और लिनहोन की दिशा में धरती हिला देने वाली गर्जना पैदा की। उसकी तलवार के हर वार के साथ उसकी गरजती बिजली की शक्ति और भी भयावह होती जा रही थी। उसके वार हवा में कौंधती बिजली जैसे लगने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा बर्फीला वातावरण बिजली और गरज की शक्ति से टुकड़ों में बंट रहा हो। लिनहोन की पुतलियां सदमे से सिकुड़ गईं। ध्रुव की तलवार अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। बर्फ का जो वातावरण बना था उसका उद्देश्य उसकी आक्रमण शक्ति को कमजोर करना था, बढ़ाना नहीं। उसके हमले न सिर्फ तेज होते जा रहे थे, बल्कि उनसे एक प्रबल शक्ति भी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सभी तत्वों की शक्ति तलवार की शक्ति बन रही थी, जो बर्फ को भस्म कर रही थी और उसकी शक्ति बढ़ा रही थी। लिनहोन ने अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठा लिए। लिनहोन अब ध्रुव की ताकत को कम नहीं आंक रहा था। उसने बर्फ और हिम की एक तेज क्यूई का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो हवा में भरने लगी और फिर ध्रुव की तलवार में समा गई। लिनहोन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी ताकत अवशोषित होकर विरोधियों की आक्रमण शक्ति में बदल रही थी। तलवारबाज के रास्ते में जो भी आएगा उसका नाश हो जाएगा। कोई भी शक्ति तलवार पर हावी नहीं हो सकती, ध्रुव ने कहा। उसने एक और कदम बढ़ाया और उसकी तलवार से रोशनी निकलने लगी। इस तलवार की नोक में समाई शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। ध्रुव लिनहोन की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ एक तेज गर्जना हवा में गूंज रही थी और उसकी तलवार उसके और लिनहोन के बीच पड़ी बर्फ पर जोर से टकरा रही थी। लिनहोन पीछे हटा और फिर वापस। वह अनजाने में पीछे हट रहा था क्योंकि उसका शरीर खतरे को भांप रहा था। लिनहोन ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने अभी अभी कोई भूत देखा हो। उनका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। उस पल पूरी भीड़ जो कुछ देख रही थी उसे देखकर दंग रह गई। ध्रुव आगे बढ़ रहा था जबकि लिनहोन पीछे हट रहा था। ये संभव ही कैसे है? ध्रुव इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? लिनहोन ने लिंग क्यूई परत को तोड़ दिया है, फिर भी वह ध्रुव की तलवार से पीछे हटना जारी रखता है। भीड़ को समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव इतना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कैसे था। क्यूई स्तर और लिंग क्यूई स्तर के बीच का अंतर छोटा नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा था, जिसे दूर करने के लिए एक साधक को अत्यंत प्रतिभाशाली होना आवश्यक था, और इतनी कम उम्र में ऐसा करने के लिए एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता थी। लिन कबीले का कूड़ा ध्रुव इतने कम समय में इतना प्रतिभाशाली कैसे हो गया? लिन बादाओ और भी हैरान था। उसका चेहरा बेहद विकृत और बदसूरत हो गया था। ध्रुव के प्रति उसकी हत्या की मंशा और भी प्रबल हो गई थी। लिन हाय हैरान था। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और उसकी आंखों में गर्व का भाव था। कोई आश्चर्य नहीं कि ध्रुव में इतना आत्मविश्वास था। तलवार चलाते समय वह इतना शक्तिशाली था मानो ध्रुव ने अपनी असली ताकत जिंदगी भर छुपा कर रखी हो। लगता है लिटिल फ्रैंक ने कभी अपनी आत्मा को मुक्त ही नहीं किया। अगर उसकी आत्मा जाग भी जाए तो कैसा तमाशा होगा? लिन हाय ने सोचा। उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। उसे असीम संतुष्टि का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बेटे के अचानक उत्थान का गवाह बन रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बेटा असल में कोई बेकार चीज नहीं, बल्कि एक उभरती हुई किंवदंती है। लिन हाय ने लिन बादाओ को चिढ़ाते हुए देखा। आह, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? ध्रुव ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। तलवार की की हुई हवा के तेज झोंकों के साथ वातावरण में घूम रही थी और रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रही थी। लिनहोन के पास अब जीतने का कोई मौका नहीं था। उसका हर वार ध्रुव की तलवार की ताकत को और बढ़ा देता। हुश! ध्रुव की तलवार से सीटी जैसी आवाज आए। लिनहोन की बर्फ की ढाल की की हुई ध्रुव की तलवार ने फिर से नष्ट कर दी। हालांकि इस बार लिनहोन पूरी तरह से वार नहीं झेल पाया। उसके कपड़े फट रहे थे और खून उसके शरीर से टपक रहा था। तलवार ने उसे नहीं मारा था, लेकिन हमले से निकली क्यूई ने उसकी इतनी बुरी हालत कर दी थी। लिनहोन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ती हुई महसूस हो रही थी क्योंकि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। यह पहली बार था जब उसकी अपनी क्यूई ने उससे ठंड का एहसास कराया था। इतनी ठंड की उसकी हड्डियां तक कांप रही थीं। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस क्यूई ने उसे घायल किया वह उसकी अपनी क्यूई थी। न सिर्फ वह घायल था, बल्कि अब उसकी जान भी खतरे में थी। ध्रुव की तलवार में जरा भी दया नहीं थी। अगर एक भी मौका मिलता तो ध्रुव उसे मार डालता। जी हाँ, उसी पल लिनहोन को एहसास हुआ कि हालात उसके लिए कितने खतरनाक हो गए थे। अब तक उसने सोचा था कि वो बिना बदले की कार्रवाई के ध्रुव पर हमला कर पाएगा, उसकी जान ले पाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हालात बिल्कुल उलट होंगे। लिनहोन को अपनी चपलता तकनीकों का अभ्यास न करने के लिए खुद से नफरत हो रही थी। उसे इस स्थिति से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ध्रुव के सभी हमले अचूक थे।
वह अपनी तलवार क्यूई में पूरी तरह से घुल मिल गया था। बूम! तेज हवा ने बर्फ से भरे वातावरण को तहस नहस कर दिया। ध्रुव हिलने लगा था और वातावरण खुद ही मुड़ रहा था और फट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय आ गया हो और अंदर सिर्फ एक तलवार बची हो। ये खतरनाक लग रहा है। लिन बा दाओ उदास होकर चिल्लाया, तुम जानवर हो, तुम स्पष्ट रूप से ज्यादा शक्तिशाली हो, हिम्मत मत करना। चुप रहो, लिन बा दाओ, क्या तुम भूल गए हो कि इस स्थिति का सुझाव तुम ही ने दिया था? अब जबकि लिन होंग ध्रुव को हरा नहीं पा रहा है, तुम हस्तक्षेप करना चाहते हो। लिन हाई ने लिन बा दाओ को हस्तक्षेप करने से रोकते हुए कहा। वह आगे बढ़ा और मानो गायब हो गया। वह तुरंत लिन बा दाओ के सामने था। अब उसके मन में लिन बा दाओ के लिए कोई दया नहीं बची थी। उसने उम्मीद छोड़ दी थी। भले ही लिन हाई के मन में अब भी लिन बा दाओ के लिए अतीत से दोस्ताना भावनाएं थी, लिन बा दाओ के मन में उसके और उसके बेटे के लिए गहरी नफरत थी। ये देखते हुए कि लिन बा दाओ ध्रुव की जान लेना चाहता था, लिन हाई भी उतना ही निर्दयी हो सकता था। आह! लिन होंग ने एक भयानक चीख मारी जिससे लिन बा दाओ का चेहरा एकदम बदल गया। लिन हाई से आगे निकलने की कोशिश करते हुए उसने चिल्लाकर कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। इतनी कम शक्ति से तुम अपनी मर्जी से काम करने की कल्पना भी मत करो। लिन हाई ने अपनी आत्मा छोड़ी। ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड जम गया हो और समय रुक गया हो। लिन बा दाओ जहां खड़ा था वहीं जम गया था। अब मेरा मन नहीं है, क्योंकि तुम और तुम्हारा परिवार लगातार मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें यही मर जाना चाहिए। ध्रुव लिन होंग को देख रहा था, जो अपने जख्मों को ढक रहा था ताकि खून मंच पर न गिरे। ध्रुव इस समय बिल्कुल बेरहम लग रहा था। उसने लिन होंग को एक ठंडी मुस्कान के साथ देखा। ध्रुव ऐसा लग रहा था जैसे वह ये तय कर रहा था कि उसे क्षैतिज रूप से या लंबवत रूप से आधा काटना है। हिम्मत मत करना, एक कमजोर आवाज चिल्लाई। ये लिन कियान थी। उसकी बर्फ और आग की आत्मा उसके शरीर से फूट पड़ी। ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक साथ जल रहा हो और जम भी रहा हो। लिन कियान तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। चले जाओ। ध्रुव पलटा। उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी सारी शक्ति और अनंत क्यूई को मुक्त कर दिया। बूम! वातावरण में व्याप्त बर्फ और आग एक क्षण में बिखर गई। मर जाओ! उसके पीछे से एक ठंडी आवाज चिल्लाई। इससे पहले कि ध्रुव मुड़ पाता, एक तलवार पहले ही उसके गले में घुस चुकी थी। वायुमंडल में एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति का संचार हुआ और ध्रुव पीछे की ओर उड़ गया। हवा में उड़ते हुए उसके गले से लगातार खून की धार बहने लगी। तुम्हारे अंदर न तो कोई ईमानदारी है और न ही कोई नैतिकता। लिन हाई ने लंबी और शोकाकुल चीख लगाई। लिन हाई जब लिन बा दाओ को इसमें शामिल होने से रोक रहा था, तभी लिन जेन दौड़कर मंच पर पहुंचा और मौके का फायदा उठाकर ध्रुव का गला काट दिया। हिमयुग! लिन हाई गुस्से से भर गया था। पूरा माहौल मानो जम गया था। लिन जेन का चेहरा उदास था क्योंकि उसे लगा कि एक अतुलनीय रूप से तेज बर्फ की ची उसके चेहरे पर लगी है। भीड़ में मौजूद हर कोई अपनी जगह जम गया था। मेरी मदद करो! लिन जेन चिल्लाया। बहुत देर हो चुकी थी। लिन हाई की हथेली पहले ही उसके सामने थी और फिर उसकी छाती पर जा लगी। लिन हाई को घूरते हुए उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। तुमने असल में मुझे मारने की हिम्मत की। लिन जेन के मुंह से लगातार खून बह रहा था। लिन हाई ने न सिर्फ लिन जेन की छाती पर हमला किया था, बल्कि अपनी बर्फ की क्यू भी उसके शरीर में भेज दी थी, जिससे उसके ज्यादातर अंग नष्ट हो गए थे। लिन हाई ने लिन जेन की किस्मत पहले ही तय कर दी थी। लिन जेन, तुमने मेरे बेटे पर अचानक हमला किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लिन हाई का स्वर बेहद ठंडा था। लिन हाई का हाथ गुस्से से कांप रहा था। लिन जेन की आंखें खुली हुई थीं और वे लिन हाई को घृणा और आक्रोश से घूर रहे थे, जैसे वह धीरे धीरे मर रहा हो। सब लोग मूर्तियों की तरह जड़वत लग रहे थे। क्या लिन जेन इतनी आसानी से मारा गया था? उस पल पूरी भीड़ लिन हाई की ओर देखने लगी। उनकी आंखें भय से भरी थीं। इस स्तर की असाधारण शक्ति ही वहां उपस्थित सभी लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर सकती थी। क्या वाकई लिन कबीले में ऐसा कोई राक्षस था? उस पल लिन बा दाओ की हिम्मत नहीं हुई कि वह एक उंगली भी हिला सके। लिन हाई ने मुड़कर लिन कियान की ओर देखा और ठंडे और उदासीन स्वर में कहा, हाओ यू संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, स्नो शैडो माउंटेन गांव का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, तुम दोनों बेशर्म कचरा हो। लिन कियान ने अपने होंठ काट लिए। वह लिन हाई के जानलेवा इरादे समझ सकती थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ बोल सके। वह चलने लगा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे थे। सबको डर था कि एक आवाज से वहां मौजूद सभी लोग मर सकते हैं। वह लिन कियान की ओर बढ़ रहा था क्योंकि लिन होंग युद्ध हार चुका था, लेकिन लिन जेन और लिन कियान ने ध्रुव पर अचानक हमला कर दिया था। जब उन्हें लगा कि लिन होंग ध्रुव को हरा देगा, तो वे बिना किसी आत्मसमर्पण की संभावना के लड़ाई को यथासंभव आगे बढ़ाना चाहते थे, इस उम्मीद में कि ध्रुव मारा जाएगा। जब उन्हें पता चला कि कुछ भी उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो वे इसमें शामिल होना चाहते थे और ध्रुव पर अचानक हमला करके उसका गला काट दिया। लिन्हे को गुस्सा क्यों नहीं आता? तुम क्या करने का इरादा रखते हो? लिन कियान ने लिन हाई को घूरते हुए पूछा। तुम सबको खत्म कर दूंगा, लिन हाई ने साफ आवाज में कहा। उस वक्त कुछ भी उसके गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा था। इस अध्याय के लिए कार्लटन डब्ल्यू का विशेष धन्यवाद। यह आज रात प्रकाशित होने वाले 3 अध्यायों में से पहला होगा। नई चैट भी देखें। आशा है आप सभी इसका आनंद लेंगे। ज़ोक्सो, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे?
लिन कियान ने पूछा, जिसका चेहरा पूरी तरह से जम गया था। मैं क्यों नहीं करूंगा, लिन हाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसकी आंखों में हत्या का वही इरादा भरा हुआ था। लिन हाई, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? लिन बा दाओ और कुछ अन्य बुजुर्ग जो घबराए हुए थे चिल्लाए। लिन हाई, कमीने, तुझे क्या लगता है तू किसे धमका रहा है? मुझसे बकवास मत करो, आज जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। लिन हाई ने भीड़ पर नजरें गड़ाते हुए कहा। उसकी निगाहें खंजर की तरह चुभ रही थीं। लिन हाई ने बुजुर्ग के दुखी भावों को देखा, अपनी आंखें सिकोड़ ली और अचानक दूर से एक आवाज सुनाई दी। क्या ऐसा है? लिन कबीले के क्षेत्र में कहीं एक विशाल और शक्तिशाली सेना, जिसमें अविश्वसनीय क्यूई थी, फूट पड़ी। इसके तुरंत बाद भीड़ ने लगभग 1 किलोमीटर दूर एक मानव आकृति देखी। वह आकृति अविश्वसनीय गति से उड़ी, भीड़ के ऊपर से गुजरती हुई युद्ध के मैदान पर उतरी। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी भौहें स्याही की तरह काली थीं, वह बेहद रहस्यमयी लग रहा था। उसका शरीर मजबूत था और वह लिन हाई जितना लंबा था। वह लिन बा दाओ से बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा था। माननीय बुजुर्ग, लिन हाई ने फुसफुसाते हुए कहा और फिर तुरंत मुस्कुरा दिया, लेकिन यह एक दुख भरी मुस्कान लग रही थी। यह उसके चाचा थे, लिन रूई। लिन रूई आमतौर पर लिन कुल क्षेत्र में ही साधना का अभ्यास करते रहते हैं। जब भी कोई समस्या आती, चाहे वह महत्वपूर्ण हो या नहीं, कुल का मुखिया और बुजुर्ग उसका समाधान करते। लिन रूई लगभग कभी भी अपना प्रशिक्षण तोड़कर कुल से मिलने नहीं आते थे। माननीय अग्रज, उनकी शक्ति का प्रदर्शन देखकर सभी दंग रह गए। आकाश में ऐसे उड़ना मानो किसी शांत और सुकून भरे आंगन में चल रहा हो। इसके लिए अविश्वसनीय रूप से मजबूत चपलता तकनीकों और उच्च स्तर की साधना की आवश्यकता थी। ध्रुव जमीन पर बेबस पड़ा था, उसके गले से अभी भी खून बह रहा था। उसने जल्दी से कुछ जहरीली दवाइयां निगल लीं। उसका जख्म भरने लगा था, लेकिन इतना खून बह चुका था कि जब तक गोली उसे ठीक नहीं कर देती, वह बस वही लेटा रह सकता था। जमीन से लिन रूई को देखते हुए उसे याद आया कि उसने उसे सिर्फ 2 बार देखा था। माननीय एल्डर लगभग कभी बाहर नहीं आए। माननीय एल्डर, मुखिया कुल के लिन हाई, लिन कुल को कोई महत्व नहीं देते। उन्होंने बिना किसी आधार के 7वें एल्डर की हत्या कर दी। अभी वह लिन कबीले के एक अभूतपूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति लिन कियान को भी मारना चाहता है। उसने वहां मौजूद सभी बुजुर्गों और कबीले के सदस्यों को भी धमकाया है। माननीय बुजुर्ग, कृपया लिन हाई को उसके सभी अपराधों के लिए दंडित करें। बुजुर्गों ने कहा, मानो लिन हाई ही कबीले की सभी समस्याओं का मूल था। लिन हाई अपनी स्थिति पर केवल हंस सकता था। लिन हाई, तुम किस बात पर हंस रहे हो? लिन रूई ने उदासीन स्वर में पूछा। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि वे वाकई बेशर्म हैं। क्या शुरू में माननीय बुजुर्ग को कबीले का समर्थन नहीं करना चाहिए था और कबीले से तब तक नहीं जुड़ना चाहिए था जब तक कि कबीला खतरे में न हो? लिन हाई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। कितनी बेशर्म और गुस्ताखी हो, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? लिन रूई ने बर्फ जैसे ठंडे लहजे में कहा और उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। चाचा, मैं लिन कबीले का मुखिया हूँ। भले ही आपको एक माननीय बुजुर्ग का दर्जा प्राप्त हो, लेकिन इससे आपको यह अधिकार नहीं मिलता कि आप इस बात की चिंता करें कि मैं कबीले के मामलों को कैसे संभालता हूँ। कबीले के मुखिया के रूप में इन मामलों में मेरा निर्णय ही अंतिम निर्णय है, लिन हाई ने जिद से कहा। वह अपनी पीठ सीधी और सिर ऊंचा करके लिन रूई की आंखों में देखते हुए खड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कितनी खराब है। माननीय बुजुर्ग कोई साधारण बुजुर्ग नहीं है, वे तुम्हारे ही वंश के बुजुर्ग हैं। तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम छोटे और बड़े में कोई भेद नहीं करते। यह अपने आप में कुल के विरुद्ध अपराध है। लिन बा दाओ ने अशांति भड़काने की कोशिश में कहा। अपराध? मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं कुल का मुखिया हूं और कुल के मामलों में मेरा फैसला अंतिम है, यह एक सच्चाई है। लिन हाई जानता था कि इस स्थिति का क्या नतीजा निकलने वाला है। वह मुड़ा और ध्रुव की ओर बढ़ा। बर्फ से भरा एक ताड़ का पेड़ अचानक लिन हाई की ओर झपटा। लिन हाई लगातार ध्रुव की ओर बढ़ता रहा, हमले को नजरअंदाज करते हुए। बर्फ का टुकड़ा लिन हाई की निरीह पीठ पर जोर से लगा। यह एक बेहद शक्तिशाली हमला था। लिन हाई का पूरा शरीर तुरंत बर्फ से ढक गया और उसके शरीर में ठंडक भर गई। वह सिर से पैर तक पूरी तरह सफेद हो गया और अचानक टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह ध्रुव की ओर उड़ गया। लिन हाई आश्चर्य से चिल्लाया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। वह ध्रुव के पास उड़कर आया था और हवा में ही पकड़ा गया था। वह हैरान था कि उसका बेटा मरा नहीं था और जब उसने उसे पकड़ा था तब वह सुरक्षित लग रहा था। फिर भी उसके चेहरे के भाव शुरू से ही नहीं बदले थे। चाचा, आपने मुझ पर पीछे से तब हमला किया जब मैं निहत्था था। अब से मेरे और इस कबीले के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा और आज से मैं आपसे अपना खून का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। लिन हाई ने मुंह से खून की धार बहाते हुए कहा। लिन रूई ने उस पर अचानक हमला किया था। उसे अपनी हड्डियों में ठंडक चुभती हुई महसूस हो रही थी और वह ठंड से कांप रहा था। अगर ध्रुव ने उसे हवा में उड़ते हुए नहीं पकड़ा होता तो वह बहुत दूर जा गिरता। उफ़, हम वाकई खून के रिश्तेदार हैं। तुम मेरे परिवार के हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बस दफा हो जाओ, लिन रूई ने ठंडे स्वर में कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन हाई हमले को रोक नहीं पाएगा, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। जो कुछ हुआ था उसे लेकर उसके मन में मिलीजुली भावनाएं थीं।
लिन कियान कबीले में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध होने लगी थी। उसके सामने एक उज्ज्वल भविष्य था और वह कबीले को प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के नए शिखर पर ले जाएगी। अगर कबीला प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा में बढ़ता तो लिन रूई को भी लाभ मिल सकता था। उस बेकार चीज ध्रुव के कौशल और योग्यताएं काफी बेहतर हो गई हैं, लेकिन एक बेकार आत्मा ही रहती है। ध्रुव कभी भी लिन कियान जैसे किसी व्यक्ति के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। लिन रूई ने सोचा। छोटे फैंग, हम जा रहे हैं। लिन हाई ने नर्म और नाजुक आवाज में ध्रुव से फुसफुसाया। ध्रुव ने सिर हिलाया। वह अभी भी बोल नहीं पा रहा था। उसके दिल में नफरत और पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। वह किसी भूत जैसा लग रहा था। उसने इतना खून बहाया था कि यह जानकर हैरानी हो रही थी कि वह अभी भी जिंदा है। ध्रुव खड़ा तो हो सकता था, लेकिन चलने के लिए उसे लिन हाई के सहारे की जरूरत थी। ध्रुव ने कबीले की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उनके चेहरे उसके दिल में पहले से ही गहरे बसे हुए थे। लिन कबीले के सभी सदस्यों ने उसे और उसके पिता को जाते हुए देखा। कबीले के कई सदस्य मन ही मन उलझन में थे कि अभी क्या हुआ था। ध्रुव को सब लोग एक बेकार चीज के रूप में जानते थे। फिर भी उसके हमलों में इतनी शक्तिशाली शक्ति, इतनी भयानक क्यूई, इतनी कुशल तलवारबाजी थी। उसने लिंग क्यूई स्तर के एक साधक को हरा दिया था और उसने लिनवू को भी कीड़े की तरह जमीन पर रेंगने पर मजबूर कर दिया था। क्या एक बेकार चीज इतने सारे काम कर सकती है? लिन हाई ने एक ही वार में लिन जेन को मार डाला था और वहां मौजूद सभी लोगों को धमकी दी थी कि अगर वे उसके रास्ते में आने की कोशिश करेंगे तो वह उन्हें मार डालेगा। अगर माननीय एल्डर प्रकट नहीं हुए होते तो उसे कौन रोक सकता था? दुर्भाग्य से लिन बा दाओ की प्रतिभाशाली बेटी लिन कियान थी। अन्यथा लिन हाई लिन कबीले का मुखिया बना रहता। ध्रुव और लिन हाई के बारे में लिन कबीले के सदस्यों की राय बदल गई थी। वे सम्मान के पात्र थे और अपने कार्यों पर गर्व कर सकते थे। कितना अफसोस है, अगर हम साथ मिलकर काम करते तो हम कुल का कायाकल्प कर सकते थे और हमें कोई चिंता नहीं होती। छठे बुजुर्ग ने क्षितिज पर दो आकृतियों को देखते हुए सोचा। फिर उसने पछतावे से आह भरी, क्योंकि जो कुछ हुआ था उसे बदलने की उसकी क्षमता नहीं थी। वह बस चुप रह सकता था और स्थिति को जैसी थी वैसी ही स्वीकार कर सकता था। लिन हाई अपने कमरे में ध्यान कर रहा था। एक सफेद और धुंधली क्यूई उसके शरीर को घेरे हुए थी और उसके अंदर प्रवेश करने लगी थी। यह उसके सारे घाव भर रही थी और उसके शरीर में घुसी बर्फीली क्यूई को हटा रही थी। कुछ ही देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और एक चमकदार रोशनी उसके शरीर को घेरे हुए थी। पिताजी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ध्रुव ने पूछा, जो उनके बगल में था। चोटें लगभग पूरी तरह ठीक हो गई हैं। छोटे फैंग, ये गोलियां कमाल की हैं। ये तुम्हें कहाँ से मिली? लिन हाई ने दवा की शीशी पकड़ते हुए पूछा, जिसमें बहुत ही बढ़िया उपचार करने वाली गोलियां थीं। गोली लेते ही उसकी चोटें अचानक बहुत बेहतर लगने लगी। उसके जख्म तेजी से ठीक हो गए थे। लगता है अगर मुझे मौका मिला तो मुझे प्रोटेक्टर कान का शुक्रिया अदा करना होगा। ध्रुव के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये गोलियां उसके पिता पर इतना शक्तिशाली असर करेगी। जिस दिन हान मान घायल हुआ था, ध्रुव ने पहले ही सोच लिया था कि ये गोलियां रहस्यमयी हैं, लगभग रहस्यमयी। लिन हाई पर माननीय एल्डर का हमला हान मान को मांस के पेस्ट में बदल देता। लिन हाई की चोट हान मान से कहीं ज्यादा गंभीर थी। लिन हाई हान मान से कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए ही वह इस हमले से बच पाया था। हालांकि पहले की तरह उस गहन उपचार की गोली ने लिन हाई को कुछ ही समय में ठीक कर दिया। इससे पता चलता है कि ये गोलियां कितनी शक्तिशाली थीं। पिताजी, युन हाई संप्रदाय के एक संरक्षक ने मुझे ये दिए थे। ध्रुव ने उत्तर दिया। ओह, लिन हाई ने सिर हिलाया। छोटे फैंग, तुम्हें युन हाई संप्रदाय में वापस चले जाना चाहिए। कुछ ही समय में तुम शायद लिन कियान से बहुत आगे निकल जाओगे। लिन कियान से आगे निकल जाओ। ध्रुव मन ही मन मुस्कुराया। उसने लिन कियान के स्तर को अपनी नजरों में भी नहीं देखा था। साधना का मार्ग विशाल है, वह लिन कियान से आगे निकलने जैसी तुच्छ चीज कैसे कर सकता था? पिताजी, आपका क्या हाल है? आप कहाँ जाएंगे? ध्रुव ने अपने वर्तमान लक्ष्य को कहीं ज्यादा बड़ा बताते हुए अपनी बात रोक ली। वह जानना चाहता था कि क्या उसके पिता ने उसके साथ रहने की योजना बनाई है। मैं इंपीरियल सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। शाही शहर। ध्रुव स्तब्ध रह गया। शाही शहर निस्संदेह ज़ुयू देश का सबसे बड़ा, सबसे व्यस्त, सबसे शक्तिशाली और समृद्ध शहर है। शाही शहर में लिन कबीले जैसा छोटा कबीला बिना किसी निशान के आसानी से गायब हो सकता है। शाही कबीला अद्वितीय और अत्यंत शक्तिशाली था। वास्तव में शाही कबीले को एक संप्रदाय के रूप में पूरे ज़ुयू देश के सबसे मजबूत संप्रदाय के रूप में मानना भी संभव था। चिंता मत करो छोटे फैंग, हालांकि शाही शहर असाधारण साधकों से भरा है, मैं वहां परेशानी खड़ी करने या लोगों को मारने नहीं जा रहा हूं। मैं बस वहां जाने का मन कर रहा है। वहां जाने से कोई समस्या नहीं होगी। और अभ्यास करो और जब तुम मजबूत हो जाओ तो शाही शहर में मुझसे मिलने आना। लिन हाई ने कहा, जिसने देखा कि ध्रुव भौहें चढ़ा रहा था और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ध्रुव तुरंत ज्यादा शांत दिखने लगा, जिससे लिन हाई मुस्कुरा दिया। ठीक है, चलो चलते हैं, लिन हाई ने खड़े होते हुए कहा। उसने बस कुछ पेंटिंग और स्क्रॉल उठाए और फिर दोनों साथ साथ चल पड़े। आखिरकार वे शहर के बाहर पहुंच गए और रुक गए। उन्होंने आकाश में फैले विशाल और असीम क्षितिज को देखा जो अंतहीन लग रहा था।
लिन हाई ने शहर की ओर थूका, मुड़कर ध्रुव से मुस्कुराते हुए कहा, छोटे फैंग, हम एक ही रास्ता नहीं अपना रहे हैं, तुम पहले निकल जाओ, ठीक है? पिताजी, मैं आपके जाने तक यही रहना चाहता हूँ, आप पहले जा सकते हैं, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा। लिन हाई ने उसे थोड़ा आश्चर्य से देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, ठीक है लिटिल फैंग, लोग खतरनाक हैं और कई लोगों के बुरे इरादे हैं, अपनी यात्रा पर सावधान रहें। जब उसने अपनी बात खत्म की तो लिन हाई घोड़े पर सवार होकर तेजी से दूर चला गया। उसकी आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। लिन हाई ने वार्षिक बैठक के दौरान ध्रुव को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते देखा था और इसलिए वह ज्यादा निश्चिंत महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि ध्रुव को अब उसकी सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन वह अपने पिता की तरह चिंता करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। ध्रुव अपने पिता की आकृति को क्षितिज में गायब होते देख रहा था। उसने अपना सिर उठाया, आकाश की ओर देखा और फिर तुरंत क्यान ली जू पर सवार होकर यंगजहौ शहर वापस चला गया। चीजों को ऐसे ही छोड़ देना कैसे संभव है? अगर मैंने वार्षिक बैठक के दौरान लिन कियान को हरा दिया होता तो वे मेरे पिता के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करते। मैं लिन कबीले को दिखा दूंगा। ये रहा दूसरा प्रायोजित अध्याय। रुबेन एम और मेटाजोन का विशेष धन्यवाद। ज़ोक्सो, उन्होंने आपको मुफ्त दवाइयां दी हैं। मैं आज की तीसरी और आखिरी रिलीज लगभग 1.5 घंटे में जारी करूंगा। मैंने इसका अनुवाद तो कर दिया है, लेकिन ये पूरी तरह से असंपादित है और इसे कुछ हिस्सों में फिर से लिखना होगा। आनंद ले ज़ोक्सो। बारिश जोरों से बरस रही थी। आसमान बादलों से भर गया था और हवा में बारिश की खुशबू फैली हुई थी। सड़कों पर पैदल यात्री तूफान से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग रहे थे। चेहरे पर गंभीरता लिए एक युवक बारिश की परवाह किए बिना धीरे धीरे घोड़े पर सवार होकर सड़क पर चला जा रहा था। उसने काले रंग का वाटरप्रूफ कैप पहना हुआ था और धीरे धीरे विसलविंड रेस्टोरेंट की ओर बढ़ रहा था। मेरे घोड़े का ध्यान रखना, उस युवक ने रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी से कहा और घोड़े की लगाम उसे सौंप दी। फिर वह शांति से विसलविंड रेस्टोरेंट में चला गया। बारिश की वजह से विसलविंड रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ उमड़ रही थी और चारों तरफ हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रेस्टोरेंट का ग्राउंड फ्लोर इतना भरा हुआ था कि भीड़ में हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था। रेस्टोरेंट हर तरह के लोगों से भरा हुआ था जो वार्षिक सभाओं को देखने और उनमें भाग लेने आए थे। चारों तरफ नशे में धुत लोगों की बातें सुनाई दे रही थीं। माहौल अफवाहों और घटनाओं की चर्चा से भरा हुआ था। क्या तुमने सुना है क्या हुआ? कल लिन हाय और उसके बेटे ध्रुव नाम के उस कूड़ेदान को लिन कबीले से निकाल दिया गया। लिन कबीले ने आखिरकार अपने दरवाजे से कूड़े को हटाने का फैसला कर लिया था। हाँ, मुझे लगता है कि यह खबर पूरे यंगजहौ शहर में फैल चुकी है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लिन बा दाओ बेहद ताकतवर हैं। ये खबर पहले ही फैल चुकी है कि उन्होंने लिनहे को कैसे हराया और उन्हें कबीले से बाहर कर दिया। हालांकि न केवल वह बहुत ताकतवर हैं, बल्कि उनके बेटे और बेटी भी बहुत प्रतिभाशाली हैं। वे दोनों पहले ही लिंग क्यूई परत तक पहुंच चुके हैं। इतनी कम उम्र में इस मुकाम तक पहुंचने पर उन्हें खुद पर गर्व हो सकता है। वे उस घटिया इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। कहते हैं कि लिन बा दाओ ने लिनहे को हरा दिया और उसे कबीले से निकाल दिया क्योंकि उसने ध्रुव और लिन होन के बीच लड़ाई में बेरहमी से दखल देने की कोशिश की थी। अगर लड़ाई जारी रहती तो लिन होन ध्रुव को मार डालते। एक कबीला मुखिया कितना बेशर्म हो सकता है कि बिना किसी चेतावनी के युवा पीढ़ी पर हमला करे। आश्चर्यजनक रूप से लिन कबीले में जो कुछ हुआ था उस पर बहुत से लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। ध्रुव पहली मंजिल पर पहुंचकर बैठने ही वाला था कि उसने लोगों की बातें सुनी। वह उठा और रेस्टोरेंट की निचली मंजिल की ओर वापस जाने लगा। लिन कबीले के बारे में ये झूठ फैलाए जा रहे हैं। जाहिर है हम इसलिए चले गए क्योंकि हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्या लिन बा दाओ और उनका परिवार वाकई इतने प्रतिभाशाली हैं? ध्रुव ने व्यंग्यात्मक लहजे में सोचा। लिन बा दाओ की धृष्टता का कोई अंत नहीं था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्होंने लिनहे को व्यक्तिगत रूप से हराया था। ध्रुव इन अप्रत्याशित अफवाहों के सामने शांत रहे। प्रिय अतिथि, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? एक सेवक ने ध्रुव का अभिवादन करते हुए पूछा। मुझे एक बोतल वाइन और कुछ अचार चाहिए, ध्रुव ने कहा। पल भर में उसका ऑर्डर मेज पर आ गया क्योंकि रेस्टोरेंट को साल के इस समय के व्यस्त माहौल की आदत थी। मैंने सुना है कि विसलविंड रेस्टोरेंट ताज़ा खबरें सुनने के लिए सबसे अच्छी जगह है। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई मुझे यंगजहौ शहर की वार्षिक बैठक के बारे में बता सकता है। ध्रुव ने अपने गिलास में शराब डालते हुए सोचा। उसने अपना गिलास उठाया और अपने पिता के लिन कबीले से आजाद होने की खुशी में टोस्ट किया। उसने हर बूंद का स्वाद लिया। शराब ने उसके पेट में एक गर्माहट सी महसूस कराई। आज रात की शराब काफी तेज थी। यह उस शराब से बिल्कुल अलग थी जो ध्रुव ने पहले पी थी। उसे रेस्टोरेंट की सबसे ऊपरी मंजिल पर बेहतरीन वाइन मिलने की आदत थी। तभी 3 लोग विसलविंड रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। 2 महिलाएं और 1 पुरुष। रेस्टोरेंट में मौजूद हर किसी की नजर उन तीनों पर थी जो अंदर आए थे। युवक को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। वह बस अपने पंख वाले पंखे से खुद को हवा करता रहा। वे अभी अभी एक बेहद खूबसूरत गाड़ी से उतरे थे और सभी के हाथ में पंख वाला पंखा था। वे सभी बेहद आत्मविश्वासी लग रहे थे। दोनों लड़कियों ने हरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे। एक ने हल्के हरे रंग के जबकि दूसरी ने नीले रंग की हल्की सी झलक दिखाई थी। न सिर्फ उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था बल्कि वे बेहद खूबसूरत भी थीं।
उनके चेहरे नाजुक लग रहे थे और उनके शरीर भी बेहद आकर्षक थे। भीड़ का ध्यान विशेष रूप से एक लड़की पर था। बारिश हो रही थी, फिर भी उस लड़की के शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। उसने नीले रंग के हल्के स्पर्श के साथ हरे रंग का एक वस्त्र पहना हुआ था। वह समुद्र की तरह शांत और स्थिर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके वस्त्रों का रंग उसके हर रूप रंग से मेल खा रहा हो। उसके शरीर का हर अंग आंखों को लुभा रहा था। उसकी आंखें पानी की तरह साफ थीं। वह बेहद आकर्षक थी, मानो उसकी आत्मा में कोई आकर्षण बसा हो। उसके बगल में खड़ी हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने खूबसूरत लड़की ने इतनी खूबसूरत लड़की के बगल में खड़े होकर अपनी सारी चमक खो दी थी। ना लेनहाई, तुम पहले ऊपर चलो, मैं थोड़ी देर यहीं रुक रही हूँ, दूसरी जवान लड़की ने कहा। उसकी आवाज कानों को सुकून देने वाली थी। ठीक है, ना लेनहाई ने अपना पंखा अभी भी पकड़े हुए जवाब दिया। इसके तुरंत बाद वह पहली मंजिल पर चली गई। तभी हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने उस युवती ने कमरे की ओर देखा और बैठने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगी। मिस, ऐसा लगता है कि कोई सीट खाली नहीं है। हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने युवा लड़की ने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन उसे बैठने की जगह नहीं मिली। रेस्तरां में सामान्य से अधिक भीड़ थी। मिस, जरा रुकिए। हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने युवती ने देखा कि एक युवक अपनी मेज पर अकेला बैठा है। वह ध्रुव की ओर बढ़ने लगी। ध्रुव ने अपना सिर उठाया, हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने युवा लड़की को देखा और पूछा, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? वास्तव में युवा लड़की ने ध्रुव की मेज पर एक चांदी का सिक्का फेंकते हुए कहा और फिर कहा, मैं आपको आपकी मेज के बदले में ये चांदी का सिक्का दे रही हूँ। ध्रुव हक्का बक्का रह गया, फिर हल्के से मुस्कुराया। उसने एक चांदी का सिक्का भी निकाला और मेज पर रख दिया। इसका क्या मतलब है? युवा लड़की ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ध्रुव ने अपना सिर उठाया और सीधे उस युवती की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम अजीब लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें ये चांदी का सिक्का दे रहा हूं ताकि तुम जाकर मेरी नजरों से दूर कोई दूसरी मेज ढूंढो। तुम्हारी हिम्मत, युवती ने उलझन और गुस्से से कहा। इसके तुरंत बाद उसने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? ध्रुव चुप रहा और अपना सिर हिलाया। उसने अपने गिलास में शराब डालना जारी रखा और उसे पीता रहा। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, अब भाग जाओ, ध्रुव ने अप्रत्याशित रूप से बहुत ठंडे स्वर में कहा। जब युवती ने ध्रुव की अशिष्ट भाषा और ठंडे लहजे को सुना तो वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सकी। उसने अचानक अपने शरीर से एक प्रबल क्यूई चीख का उत्सर्जन किया। ध्रुव के चेहरे पर एक स्तब्ध भाव था। युवती उससे छोटी थी और वह पहले ही 8वीं क्यूई परत तक पहुंच चुकी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका रवैया इतना अहंकारी था। क्या अब डर लग रहा है? उस छोटी लड़की ने पूछा जिसने ध्रुव के हाव भाव देखे थे। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, मानो किसी बच्चे ने अभी अभी कोई बहस जीती हो। ध्रुव उसकी प्रतिक्रिया सुनकर फिर से स्तब्ध रह गया, लेकिन चुप रहा। ल्यूएर, कृपया परेशानी मत खड़ी करो, एक कोमल और कोमल आवाज आए। यह नीले रंग के हल्के स्पर्श वाले हरे रंग के वस्त्र पहने एक सुंदर और आकर्षक लड़की थी। वह हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने उस युवती को नापसंद भरी नजरों से देख रही थी। ल्यूएर हमेशा ऐसी ही रहती है, प्लीज उसे दोष मत देना, उस खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा। उसके शब्द बसंत की सुहानी हवा जैसे थे। इसके तुरंत बाद वह ध्रुव की मेज की ओर बढ़ी और उसके पास बैठ गई। वह बहुत सहज लग रही थी। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं। उसने उनमें से किसी को भी अपने किए पर माफी मांगते नहीं सुना था, मानो उन्हें उसे अपनी सफाई देने की जरूरत ही न हो। इसके अलावा हरे और नीले रंग की वर्दी वाली लड़की ने बैठने से पहले ध्रुव से पूछा भी नहीं था कि क्या वह सहमत है। क्या मैं आपके नौकरों जैसा दिखता हूँ? इस दुनिया में मालिक होते हैं और नौकर भी। आज मैं इस मेज का मालिक हूँ और मैंने आप जैसे नौकर को बैठने की इजाजत नहीं दी, ध्रुव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। खूबसूरत लड़की अवाक रह गई, फिर वह नाराजगी से कराह उठी। वह जहां भी जाती सब उसकी बात मानते और उसका सम्मान करते। अगर वह किसी और के साथ एक ही मेज पर बैठती तो उस व्यक्ति को बेहद सम्मानित महसूस करना चाहिए। ज्यादातर पुरुषों को उससे नजरें मिलाने का भी मौका नहीं मिलता था, उसके साथ एक ही मेज पर बैठना तो दूर की बात है। उस दिन उसने सोचा भी नहीं था कि उसे ध्रुव जैसा कोई मिल जाएगा जो उसका मजाक उड़ाएगा। मिस, हमें इस अज्ञानी व्यक्ति को सबक सिखाना चाहिए, हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने युवा लड़की ने कहा। वह ध्रुव के शब्दों से और भी अधिक क्रोधित हो गई थी। छोड़ो भी ल्यूएर, खूबसूरत लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर वह खड़ी हुई और बोली, चूंकि वह हमारा स्वागत नहीं कर रहा है, चलो कोई और मेज ढूंढ लेते हैं। बात बस इतनी है कि कुछ लोगों में व्यवहार कुशलता की कमी होती है। अगली बार हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इन लोगों से दूर रहना चाहिए। ये कहते हुए वह सुंदर लड़की मुड़ी और चली गई। मिस नालैन, वह आदमी आपको पहचान ही नहीं पा रहा है और न ही यह बता पा रहा है कि आप कितनी महान हैं। आपका परिवार बहुत शक्तिशाली है, आप खुद को उसके स्तर तक मत गिराए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ बैठ सकती हैं। भीड़ में मौजूद लोगों ने लड़की को अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा। इस बार उस खूबसूरत युवती ने मना नहीं किया, बल्कि सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, जिससे उसे आमंत्रित करने वाला व्यक्ति अपने भाग्य पर बहुत खुश हुआ। वह लड़का कितना भाग्यशाली है, मैंने उसे पहले क्यों नहीं बुलाया। भीड़ में बैठे लोग ये दृश्य देखकर कराह उठे।
उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था कि उन्होंने पहले कदम क्यों नहीं उठाया। ये कैसा आदमी है, इसकी आंखें तो बिल्कुल नहीं होंगी। मिस ना लान इसके साथ बैठना चाहती हैं, जो जिंदगी में एक बार ही होता है, और ये मना कर देता है। शायद ये इसकी जिंदगी की सबसे खुशकिस्मती थी। ये तो बिल्कुल बेवकूफ है। ध्रुव अपने चारों ओर तरह तरह की बातें सुन सकता था। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। दास्ता, अहंकार, शक्ति और इनसे जुड़ी सारी बातें। लोग अमीर और ताकतवर लोगों से चिपके रहते थे। ध्रुव केवल आपसी सम्मान में विश्वास करता था। अगर कोई ध्रुव का सम्मान करता तो वह भी उसका सम्मान करता। हरे और नीले वस्त्र वाली लड़की और हल्के हरे वस्त्र वाली लड़की ने शुरू से आखिर तक ध्रुव का सम्मान नहीं किया था, तो क्या उसे दास्ता से पेश आना चाहिए था, जबकि उन्होंने उसका जरा भी सम्मान नहीं किया था। वह कभी भी घुटनों के बल जीने के लिए खुद को नीचा नहीं करेगा। ध्रुव ने आसपास की बातचीत से हरे और नीले रंग के वस्त्र पहने उस लड़की की हैसियत के बारे में सुना था। वह शहर के मुखिया की इकलौती बेटी थी, सुंदर और प्रतिभाशाली ना लैनफैंग। जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, ना लैनफैंग और लिन कियान वास्तव में काफी हद तक एक जैसे हैं। वे हर चीज और हर किसी को अपने से नीचे का कीड़ा समझते हैं। वे सबको नजरअंदाज करते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वे दोनों बहुत स्वार्थी इंसान हैं। ध्रुव ने सिर हिलाते हुए सोचा। ना लैनफैंग के बारे में, उनके बारे में कई अफवाहें थी जिनमें उन्हें अद्भुत और परिपूर्ण बताया गया था, लेकिन वास्तव में वे इसके विपरीत थी। मिस ना लैनफैंग, अब जब आप आ ही गई हैं, तो क्यों न ऊपर आकर बातचीत करें। हो सकता है हम आपको भी अपने साथ बुला लें। रेस्टोरेंट की ऊंची मंजिल से आती एक ठंडी आवाज आए। पूरी भीड़ दंग रह गई। किसकी इतनी हिम्मत थी कि उससे इस तरह बात करे? किसने इतनी बेरुखी से बात करने की हिम्मत की? हाँ, मैंने लिन कबीले की युवा मिस को बहुत देर तक इंतजार करवाया, तो ठीक है, ना लैन आकर तुम्हारे साथ रहेगी। ना लैनफैंग ने हंसते हुए कहा। वह तुरंत ऊपर चली गई। लिन कबीले की युवा मिस। वह लिन कबीले की लिन कियान थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ना लैनफैंग से इस तरह बात करने की हिम्मत की। मैंने सुना है कि लिन कियान पूरी तरह से बदल गई है। अतीत और वर्तमान के बीच कोई तुलना संभव नहीं है। उसमें अद्भुत प्रतिभा है और हाउ यू संप्रदाय में उसकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा है। हाँ, ये लिन कियान ही होगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यंगजहौ शहर में इतनी प्रतिभाशाली और खूबसूरत दो लड़कियां हो सकती हैं। कुछ देर पहले जो आवाज सुनाई दी, वो असल में लिन कियान की ही थी। उसकी आवाज पहले जैसी ही घमंडी थी। ध्रुव ने उसे तुरंत पहचान लिया था। ध्रुव ने रेस्टोरेंट में लोगों की बातें सुनकर बहुत कुछ सीखा। उसने शहर में हो रही घटनाओं की खबरें भी सुनी। उस दिन रेस्टोरेंट में सबसे अद्भुत कनिष्ठ साधकों में से एक ना लैनफैंग थे, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। लिन कियान भी आए थे और साथ ही गु कुल, वेन कुल के अन्य युवा शिष्य भी। वे सभी ऊपर बैठे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ध्रुव उनके नीचे बैठे हैं। यह आज का आखिरी प्रायोजित अध्याय है। मैं यही कर सकता था कि इसे किसी रोमांचक मोड़ पर न छोड़ दूं। इस अध्याय को प्रायोजित करने के लिए माताजोन और अनाम को विशेष धन्यवाद। ढेर सारा प्यार ज़ोक्सो। आनंद लें, एक्सो। ध्रुव उठे और बातचीत कर रहे समूह से घिरी डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े। उन्हें आते देख उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। आखिरकार ध्रुव ने उन लड़कियों के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं किया था जो उनके साथ आने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने ना लैनफैंग को नाराज कर दिया था, जिन्हें सब अपना आदर्श मानते थे। क्या कोई समस्या है? मेहमानों में से एक ने ध्रुव को घूरते हुए अमित स्वर में पूछा। ध्रुव ने 2 चांदी के सिक्के निकाले और मेज पर फेंक दिए। वह मुस्कुराया और बोला, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मेज पर बैठे लोगों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। ध्रुव के उनके साथ आने पर वे तुरंत मिलनसार और खुश हो गए थे। 9 मेघ महाद्वीप की मुद्राएं सोने, चांदी और कांसे के सिक्कों के साथ साथ कीमती पत्थरों से भी चलती थीं। बेहद अमीर परिवारों के पास कीमती पत्थर तो होते थे, लेकिन फिर भी उन्हें रोजमर्रा के खर्चों के लिए चांदी और सोने के सिक्कों की जरूरत होती थी। चूंकि एक साधक के बहुत सारे खर्चे होते हैं, इसलिए कोई भी आसानी से उपलब्ध चांदी या सोने के सिक्कों को लेने से इनकार नहीं करता था। उन्होंने जल्दी से जगह बनाए और ध्रुव के बैठने के लिए एक कुर्सी तैयार की और उससे पूछा, भाई आपको किस काम में मदद चाहिए? अरे ये थोड़ा अजीब लग सकता है। ना लैनफैंग और कुछ अन्य उत्कृष्ट साधक एक साथ इकट्ठे हुए हैं, वे वास्तव में क्या कर रहे हैं? ध्रुव ने पूछा। भाई ये बात तो सबको पता है। शहर के वरिष्ठ साधक यंगजहौ शहर में वार्षिक बैठक की तैयारी कर रहे हैं। ना लैनफैंग ने कुछ लोगों को आने के लिए आमंत्रित किया है ताकि वह कबीले के सबसे प्रतिष्ठित युवा सदस्यों को कुछ जानकारी दे सके और बता सके कि उनका कबीला इस प्रतियोगिता से क्या हासिल करना चाहता है। बेशक ना लैनफैंग के मन में कुछ और ही है। उस व्यक्ति ने ध्रुव को असमंजस में रखने के लिए बोलना बंद कर दिया। जैसा कि सभी जानते हैं, हर साल यंगजहौ शहर पर नियंत्रण रखने वाला कबीला एक प्रतियोगिता आयोजित करता है जिसमें असंख्य युवा साधक भाग लेते हैं और युद्धों में भाग लेते हैं। इस साल भी कोई अपवाद नहीं है। ना लैनफैंग शहर के गुरु के कबीले की एक प्रतिनिधि हस्ती है। उन्होंने इन सभी उत्कृष्ट शिष्यों को न केवल कुछ बातें समझाने के लिए आमंत्रित किया था, बल्कि अपने शत्रुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी। ध्रुव ये जानकारी सुनकर हंस पड़े। यंगजहौ शहर की प्रतियोगिता स्पष्ट रूप से कोई रहस्य नहीं थी। वह यंगजहौ शहर इसलिए वापस आए थे क्योंकि यह प्रतियोगिता होने वाली थी।
यही कारण है कि वह यूनहाई संप्रदाय में वापस नहीं लौटे और यंगजहौ शहर में अधिक समय तक रहने का फैसला किया। मैंने सुना है कि यह बैठक पिछली बैठकों से अलग होने वाली है। मैंने सुना है कि वे यंगजहौ शहर में स्थापित नहीं हुए कुलों के उत्कृष्ट शिष्यों को आमंत्रित करने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि यह सच है या सिर्फ एक अफवाह। ध्रुव ने पूछना जारी रखा। ये सही है, सचमुच ऐसी बात है कि यूलैंड यंगजहौ शहर में बहुत प्रसिद्ध है। शहर के गुरु चाहते थे कि वह इसी कारण से इन सभी लोगों को इकट्ठा करे। यंगजहौ शहर के टूर्नामेंट में शामिल होने के इच्छुक सभी उत्कृष्ट शिष्यों को यूलैंड से मिलना होगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। मैं समझ गया। सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे मुझे बहुत मदद मिली है, ध्रुव ने विनम्रता से कहा। वह जो कुछ भी जानना चाहता था वह सब जान चुका था। ध्रुव ने जल्दी से अपनी शराब और अचार खत्म किया। रेस्टोरेंट का माहौल उसके लिए बहुत शोरगुल वाला हो गया था और उसे सिरदर्द हो रहा था। ना लैनफेंग, क्या वह लड़का है जिसने आश्चर्यजनक रूप से आपसे अपमानजनक तरीके से बात करने की हिम्मत की है? हमें जाकर उसे अपन बना देना चाहिए। एक दुष्ट स्वर में आवाज आई जिससे रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग अचानक चुप हो गए। इसके तुरंत बाद सभी ने पहली मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर लोगों को खड़े देखा। दो आकृतियां धीरे धीरे नीचे उतर रही थीं। ये हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने वह लड़की थी जो अभी अभी ना लैनफेंग के साथ आई थी और ना लैनहाई भी, जो अभी अभी ऊपर गई थी। उस नौजवान का तो भाग्य ही खराब है। भीड़ ध्रुव को देखे बिना नहीं रह सकी। ध्रुव के साथ जो होने वाला था उस पर सभी को दया आ रही थी। उस आदमी ने बहुत लापरवाही बरती। उसने अनचाही मुसीबत खड़ी कर दी। मुझे उम्मीद है कि वह अपनी गलतियां सुधार लेगा। आपको सावधान रहना चाहिए कि आप किसे नाराज करते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें कई छिपे हुए ड्रैगन हैं जिन्हें आप नाराज नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट में सब लोग ध्रुव को देखते हुए फुसफुसा रहे थे। ना लैनफेंग को नाराज करने के ये उसके आखिरी पल थे। माफी मांगने से उसे कोई दया नहीं मिलने वाली थी। हालांकि ध्रुव ने सबकी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया था। उसे सिरदर्द था और वह इतना थका हुआ था कि सोच भी नहीं पा रहा था। उसने शराब पी रखी थी और दूसरों के चेहरे साफ नहीं देख पा रहा था। वह असल में काफी नशे में था। उफ, उसे अपनी बेइज्जती के लिए मर जाना चाहिए। ना लैनहाई मुस्कुरा रहा था और उसके चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी। वह धीरे धीरे ध्रुव की ओर बढ़ रहा था। तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है कि इतनी बेरुखी से पेश आने की हिम्मत कर रहे हो? ना लैनहाई, जो ध्रुव के पास पहुंची थी, ने उसे नीचे देखते हुए कहा। तुमने राजकुमारी ना लैनफेंग को नाराज किया है। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तुम बातों में समय क्यों बर्बाद कर रही हो? बस तुरंत उसकी साधना को पंगु बना दो। हल्के हरे वस्त्र पहने युवती ने अधीरता से कहा। हे ठीक है, ना लैनहाई ने पंखा हिलाते हुए कहा। उस पंखे से वह स्मार्ट और खूबसूरत तो लग ही रहा था, साथ ही ब्लेड की तरह तेज भी था। ये देखकर ध्रुव का होश आ गया। उसने ना लैनहाई की तरफ बुरी नजर से देखा। उसके ठंडे चेहरे ने ना लैनहाई को सिहरन से भर दिया। ये ध्रुव था, सचमुच वही था। बल अचानक गायब हो गया। ना लैनहाई को उम्मीद नहीं थी कि जिसने ना लैनफेंग को नाराज किया था वही सारी अफवाहों का केंद्र होगा। ध्रुव। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ना लैनहाई को साफ पता था कि ये सारी अफवाहें सच नहीं थीं। कुछ समय पहले ही उसने विसल विंड रेस्टोरेंट में ध्रुव की ताकत अपनी आंखों से देखी थी। वह न सिर्फ ताकतवर था बल्कि निर्दयी भी था और जो भी उससे ठेस पहुंचाता था उसके प्रति जरा भी दया नहीं दिखाता था, उसकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना। शायद ताकतवर और निर्दयी सही शब्द नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह असल में इंसानी रूप में एक राक्षस हो। वह न तो ताकतवर था और न ही निर्दयी। कमजोर जानवरों पर वश में होकर उन्हें मारना उसका स्वभाव था। ना लैनहाई ने यह भी सुना था कि ध्रुव के पिता को लिन कबीले से निकाल दिया गया था। हालांकि उसने यह नहीं सुना था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिन बादाओ बहुत शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें कबीले का सफाया करने से रोकने के लिए माननीय एल्डर की जरूरत पड़ी थी। उसने ये भी सुना था कि ध्रुव ने अपनी शक्ति का एक चौंकाने वाला प्रदर्शन किया था और उसे रोकने के लिए लिंक्यू लेके एक एल्डर और 2 शिष्यों की जरूरत पड़ी थी। चले जाओ, ध्रुव ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, जिससे ना लैनहाई की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ध्रुव बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। वह डरावना था। ध्रुव के शब्दों ने उसे चाकू की तरह चुभोया और ध्रुव को नाराज करने के ख्याल ने ना लैनहाई को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ना लैनहाई, क्या तुम अभी तक हमला नहीं कर रही हो? हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने युवती ने कहा, यह देखकर कि ना लैनहाई ने अभी तक ध्रुव की साधना को बाधित नहीं किया था और पीछे हट गई थी। वह इस घटना पर क्रोधित हुए बिना नहीं रह सकी। ऐसा लग रहा था कि ना लैनहाई ने न केवल उसकी बात सुनी थी, बल्कि उसने पलटकर कहा था, चलो जल्दी से चलते हैं। ये कहते हुए वह तुरंत जाने लगा। क्या ये ना लैनफेंग है जिसने आपको आने के लिए कहा है? ध्रुव ने ठंडे और अलग स्वर में पूछा, जिससे ना लैनहाई की गति धीमी हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह चलता रहा और हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने युवा लड़की को इस संकेत में खींच लिया कि वह चाहता था कि वह भी चली जाए। ध्रुव मन ही मन मुस्कुराया। उस समय ध्रुव को यह बहुत स्पष्ट था कि क्या हुआ था। वे लोग जो खुद को इतना ऊंचा समझते थे, एक बार उसकी पहचान का पता चलने के बाद उन्होंने हमला करने की हिम्मत नहीं की। भले ही वे अभी भी प्रभावशाली दिख रहे थे, क्या वे अब भी पहले की तरह अभिमानी लहजे में बात कर रहे थे?
ध्रुव ने जल्दी से अपना कप एक ही घूंट में खाली कर दिया और खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी काली रेन केप और एक क्वाल टोपी पहनी और तुरंत चला गया। पूरी भीड़ केवल उसके आंकड़े को देख रही थी क्योंकि वह आत्मविश्वास से बिना किसी नुकसान के बाहर चला गया था। व्हिसलविंड रेस्टोरेंट में मौजूद भीड़ उस अजीब युवक को देख रही थी। उनके मन में उससे पूछने के लिए ढेरों सवाल थे। वह युवक कौन है जिसने घमंडी ना लैन हाई को पीछे हटने और डरा हुआ सा बना दिया? भीड़ में मौजूद लोगों ने पूछा। उन्होंने सोचा था कि ध्रुव मर जाएगा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसे देखते ही डर जाएगा। ध्रुव को देखते हुए ना लैन हाई के हाव भाव स्पष्ट रूप से पूरी तरह से भयभीत थे। उसके व्यवहार से पता चल रहा था कि उसमें उस युवा लड़के को उकसाने की हिम्मत नहीं थी। ना लैन हाई, वह क्या था? हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने लड़की ने गुस्से में ना लैन हाई का हाथ झटकते हुए पूछा। वह ध्रुव था, उत्तर दिया ना लान है। लिन कबीले का कूड़ा कचरा। लुएर, लिन कबीले का कौन सा कूड़ा? क्या तुम इन सब झूठों पर यकीन करती हो? क्या तुम सच में मानती हो कि उसे कमजोर होने के कारण लिन कबीले से निकाल दिया गया था? हमारे कबीले की रिपोर्टों से हमें जो पता चला है उसके अनुसार ध्रुव ने लिन वू को जमीन पर कीड़े की तरह रेंगने पर मजबूर कर दिया था। उसने लिन होन को लगभग मार ही डाला था, जो लिन क्यूई परत तक पहुंच गया था। लिन कियान ने लड़ाई में बाधा डाली और अपनी दोनों शक्तियों के बावजूद वे ध्रुव के हमले को रोक नहीं पाए। अगर एक बुजुर्ग ने लड़ाई में बाधा न डाली होती तो लिन होन पहले ही अपनी आखिरी सांस ले चुका होता। क्या आप कह रहे हैं कि वह लिन होन को हराने में सक्षम था जो लिन क्यूई परत को तोड़ चुका है? ये कैसे संभव है? आप जरूर गलतफहमी में हैं, युवा लड़की ने कहा। मैं जो कुछ भी तुम्हें बता रहा हूं वह बिल्कुल सच है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक पल रुको, हम युवा में से पूछ सकते हैं। ना लैन हाई ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। ध्रुव को आखिरी बार व्हिसलविंड रेस्तरां में देखने से पहले उसने भी सोचा होगा कि ध्रुव के बारे में ये सब झूठी अफवाहें हैं, कि वह केवल एक कूड़ा कचरा है, लिन कबीले का अपमान और शर्म। उसने सोचा होगा कि ये अफवाहें दूसरे कुलों द्वारा लिन कबीले को बदनाम करने के लिए फैलाई गई हैं। हालांकि उसे अंततः पता चला कि ये अफवाहें लिन कबीले के कुछ सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से फैलाई गई थी, जिन्होंने घटनाओं को देखा था। ये स्पष्ट था कि लिन बादाओं ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अफवाहें फैलाई थीं। लिन हाई भी अपने बेटे के बारे में गलत था। वह नहीं जानता था कि ध्रुव पहले जैसा कमजोर इरादों वाला और कायर व्यक्ति नहीं था। ध्रुव व्हिसलविंड रेस्तरां से बाहर चला गया और कियान ली जू पर कूद गया। वह रेस्तरां से बहुत दूर नहीं गया। वह व्हिसलविंड रेस्टोरेंट के पास एक सराय में गया। वह सराय में इसलिए गया क्योंकि वह लिन कबीले में वापस नहीं जा सकता था और उसके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी। यंगजहौ शहर में सराय के अलावा रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी। उसने तुरंत सबसे अच्छे कमरों में से एक चुना, विशाल और शांत, ताकि कोई उसे परेशान न करे। वह बैठ गया और तुरंत ध्यान करने लगा। उस लगभग घातक घाव को सहने के बाद वह अपने शरीर में एक भूख महसूस कर सकता था, मानो उसका शरीर और अधिक शक्ति और सब पर शासन करने की शक्ति के लिए तरस रहा हो। उसे बस और अधिक शक्ति चाहिए थी और फिर कोई भी उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकता था जैसा उन्होंने उसके और उसके पिता के साथ किया था। अपनी ताकत से ध्रुव और लिन हाई अपनी प्रतिष्ठा बनाएंगे और उन लोगों को कुचल देंगे जिन्होंने अतीत में उन्हें नीचा दिखाया था। एक दिन ध्रुव लिन कबीले के सदस्यों को वार्षिक बैठक में उसके और उसके पिता के साथ किए गए व्यवहार का पछतावा करा देगा। ध्रुव लिन कबीले को तहे दिल से पछतावा करा देगा। वह उन्हें अपनी हरकतें बदलने के लिए मजबूर कर देगा। अपनी ताकत से वह अपना बदला लेगा और वह दिन अब दूर नहीं है।